हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीटीसी क्लासेस। आज ये डिस्कशन है पार्ट 3 ऑफ गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम 2024। ये पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था 21 जुलाई 2024 को। उसी पेपर को डिस्कस कर रहे हैं हम। ये है पार्ट 3। इसके पिछले हमने 2 पार्ट देख लिए थे एंड टोटल अब तक हम लोग 100 क्वेश्चंस देख चुके हैं। टोटल 300 क्वेश्चंस का ये पेपर है एंड हम देखने वाले 10 नॉन फार्मा क्वेश्चन एंड 40 फार्मा क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। आज का ये जो वीडियो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है बिकॉज यहाँ पे कॉन्स का पार्ट जो है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट ज्यादा है। 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो प्लीज बेयर विथ मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स मेन पेपर, मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी चीज की जरूरत हो, चाहे फिर वो कोई मटेरियल क्यों ना हो, कोई क्लासेस क्यों ना हो, या किसी भी तरह की गाइडेंस की नीड हो आपको, तो आपको जीटीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर देना है। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप? गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, जीटीसी क्लासेस ये टाइप करना है, यू विल गेट दी ऐप का लोगो। यू कैन सी दिस इज द लोगो। ये ऐप के लोगो पे क्लिक करके ही आपको वो ऐप का इंटरफेस मिल जाएगा, आपको इंस्टॉल कर देना है। एंड यस, यू हैव टू ऐड समथिंग डिटेल्स जो ऐप में पूछी जाएगी, एंड देन यू आर एक्सेसिबल टू ऑल द कोर्सेज, ऑल द नोट्स, जो भी चाहिए रहेगा आप वहां से बाय कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप बाय नहीं भी करना चाहते तो इस ऐप में आपको फ्री डेली क्विज मिल जाएगी, फ्री वीकली क्विज मिलेगी, फ्री डाइजेस्टर्स मिलते हैं, फ्री ई नोट्स आपके लिए अवेलेबल किए गए, फ्री फ्लैश कार्ड्स है, स्टडी मटेरियल्स है, जो भी चीज चाहिए रहेगी आपको सारी की सारी इसी ऐप पे मौजूद है। तो आपकी प्रिपरेशन को रोकने से अच्छा है आप जाके इस ऐप को देखिए, आपके लिए बहुत एनहांस कर देगी आपके प्रिपरेशन का लेवल। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखने वाले हैं फर्स्ट 10 नॉन फार्मा पार्ट। हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कहा गया है 50 स्टूडेंट्स आर सिटिंग साइड बाय साइड इन अ रो। Ram's place is 15th from the left and Jatin's is 12th from the right. Ramesh place is 5th to the left to Jatin. How many students are there between Ram and Ramesh? So यहाँ पे रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन कह सकते हैं या प्लेसमेंट्स इसी रैंकिंग के क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बताना है कि राम और रमेश के बीच में कितने स्टूडेंट्स है। सो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? पहले तो हमको पता है कि कितने टोटल स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स है। सो लेट मी चेंज द मार्कर। यस, आपको ये दिखेगा। यस, दिस इज 50 स्टूडेंट्स। तो मैं ये जो ग्रीन लाइन है आपको दिख रही है, ये टोटल 50 स्टूडेंट्स है, जिसमें से आपको कहा गया राम जो है वो 15th प्लेस पे है फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट। हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है, आपका जो लेफ्ट है वही आपका इसमें भी पेपर में भी लेफ्ट कंसिडर करना है, और आपका जो राइट है वही राइट होगा। ठीक है, सो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। राम की जो प्लेस है वो 15th है लेफ्ट से। सो यहाँ पे 15th प्लेस पे कौन है? राम है। आई थिंक मुझे एक नया पेज ले लेना चाहिए फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड, और इट इज ओके। ठीक है, देखते हैं। राम की प्लेस है, नहीं मुझे ले लेना चाहिए। सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। आई हैव टू टेक न्यू पेज ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, सो आपको क्या कहा गया है? इंस्ट्रक्शन वन बाय वन पढ़ते पढ़ते हम देखेंगे कि क्या कहा गया। आपको बोला गया है पहले कि 50 स्टूडेंट्स है, साइड बाय सिटिंग है 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, राम की जो प्लेस है वो 15th है, राम की प्लेस 15th है, बट फ्रॉम लेफ्ट से 15th प्लेस जो है वो राम की है। देन उसके बाद आपको कहा गया है जतिन की प्लेस है वो 12th है फ्रॉम द राइट। राइट से बोला गया जतिन की 12th, सो हम जतिन की 12th ले लेंगे। राइट से ये हो गया जतिन, राइट से 12th। अभी आपको बोला गया है कि रमेश की जो प्लेस है वो 5th है टू द लेफ्ट ऑफ जतिन, जतिन के लेफ्ट में। तो ये जतिन है, जतिन का लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला लेफ्ट, और ये वाला होगा राइट। और इसके लेफ्ट में 5th पोजीशन पे, सो 1 2 3 4, ये फिफ्थ पोजीशन में फ्रॉम दी लेफ्ट ऑफ जतिन इज रमेश। ठीक है, एंड आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है कि ये जो स्टूडेंट्स है ये कितने स्टूडेंट्स है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो हम पहले रमेश की पोजीशन देख लेते हैं फ्रॉम जतिन। फ्रॉम जतिन रमेश की पोजीशन कितनी होगी? 12th।
ये हो गया 13th 14th 15th 16th 17th। सो 17th फ्रॉम राइट, रो के 17th में है रमेश, ठीक है, ये पता चला। और राम के पहले कितने हैं 14 स्टूडेंट, सो राम के पहले हो गए 14 स्टूडेंट और राम को कंसिडर करके टोटल 15 स्टूडेंट्स। सो हम देखेंगे कि आगे से फ्रॉम लेफ्ट साइड देयर आर 15 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग राम। तो हम कैसे कंसिडर करेंगे 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट में हम देख रहे हैं कितने हैं 15, 15th नहीं 15। आई एम यूजिंग थोड़ा न्यू ऐप, दैट्स व्हाई आई एम काइंड ऑफ unaware of the places where the positions of eraser and all आते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट में 15 स्टूडेंट हमको मिल गए, अगेन 15 नहीं, इट्स 15 स्टूडेंट्स है, ठीक है, इंक्लूडिंग राम। मैं लिख देती हूँ आपके बेनिफिट के लिए, इंक्लूडिंग राम। एंड राइट से देखा जाए तो हम जतिन को अब कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको रमेश की पोजीशन मिल गई, तो हमको पता चल गया कि रमेश कौन सा पोजीशन पे, उसके पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो रमेश को देखेंगे, फ्रॉम रमेश इट इज 17 स्टूडेंट्स, पीछे से कितने 17 स्टूडेंट्स हो गए, इंक्लूडिंग रमेश प्लस जतिन, दोनों को इंक्लूड करके हमको पता चला कि 17 स्टूडेंट। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए ये 32, टोटल 32 स्टूडेंट्स हमको मिल गए हैं। एंड हमारे पास कितने स्टूडेंट है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी बोली गई है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, 50 माइनस 32 कितना होगा 10/2 8। सो कितने बचे 18 स्टूडेंट्स जो होंगे वो राम और रमेश के बीच में जो होंगे वो 18 स्टूडेंट्स होंगे। इस तरह से आपको पता करना है। पहले हमने देखा लेफ्ट और राइट में कितने हैं, लेफ्ट और राइट का मिलने के बाद उनको प्लस करना है और जो टोटल स्टूडेंट है उसमें से माइनस करना है, यू विल गेट द आंसर। सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, लेट मी शो यू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगेन मैं बता देती हूँ आपको, 50 स्टूडेंट्स बोला था, साइड बाय साइड सिटिंग में बोला था, रो में बैठे हैं। राम को हमने 15th पोजीशन पे कंसिडर किया लेफ्ट से, जतिन को हमने 12th पोजीशन कंसिडर किया राइट से। देन जतिन के थ्रू हमने रमेश का पोजीशन ढूंढा, 5th टू द लेफ्ट बोला था, इसलिए इसका रमेश का पोजीशन हमको 17th मिल गया फ्रॉम द राइट। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन राम एंड रमेश, तो राम और रमेश के बीच में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, वी हैव टू कैलकुलेट रमेश के पीछे कितने स्टूडेंट्स थे एंड रमेश को इंक्लूड करके, एंड राम के आगे कितने स्टूडेंट थे, राम को इंक्लूड करके हमने वो देखे। देन उन दोनों को ऐड किया एंड उन दोनों को ऐड करने के बाद हमने 50 स्टूडेंट्स में से उनको माइनस किया, क्योंकि बचे हुए स्टूडेंट जो होंगे फिर वो रमेश और राम के बीच में होंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज 18 स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन देम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सेज ईच ऑफ द 7 फ्रेंड्स, कितने 7 फ्रेंड्स बोले गए हैं, मीशा, मिंशु, मोही, प्रिया, वीर, परी, कृषि, ये 7 स्टूडेंट्स है, हैज डिफरेंट हाइट, सबकी हाइट डिफरेंट है। कृषि इज टॉलर देन ओनली 3 पीपल। हम लोग है ना पढ़ने से अच्छा हम लोग 1 बाय 1 पढ़ के डायरेक्टली ड्रॉ ही कर देते। सबके लिए मैं एक निमोनिक दे दूंगी ताकि मुझे इजी हो एंड आपको भी इसी तरह से करना है। एक इनिशियल रख दीजिए सभी नेम्स के लिए, ताकि आपको पूरा नाम लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। सो मीशा के लिए विल टेक, मीशा के लिए विल टेक, मीशा के लिए विल टेक एम आई, मिंशु के लिए विल टेक एम एन, मोही के लिए विल टेक एम ओ, प्रिया के लिए पी आर, परी के लिए पी ए, वीर के लिए वी एंड के, कृषि के लिए के। तो इस तरह से हमने इनके इनिशियल दे दिए। अभी यहाँ पे बोला है कृषि जो है वो टॉलर है ओनली 3 पीपल, पहले तो 7 पीपल है तो विल ड्रॉ 7 लाइन्स, 7, ठीक है, ये 7 लाइन्स हो गए। इसमें आपको बोला है जो कृषि है वो सिर्फ 3 लोगों से ज्यादा बड़ी है। सो अगर मैं कृषि को यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ ये हाइट अगर मैं देखूँ यहाँ पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग का हाइट है, ऐसा कंसिडर करो कि ये जो है हाईएस्ट और ये है लोएस्ट हाइट वाले। अगर मैं इस तरह से इनको अरेंज करूँ फ्रॉम दिस पोजिशन, इस तरह से हॉरिजॉन्टली, तो फ्रॉम हाईएस्ट हाइट टू द लोएस्ट हाइट अगर मैं इसको अरेंज करती हूँ तो सबसे जो कृषि को बोला गया है ये सिर्फ कितने लोगों से टॉलर है, 3 पीपल से। तो यहाँ पे 3 पीपल आ जाएंगे और उन 3 पीपल से टॉलर कौन है, कृषि, ठीक है। देन उसके बाद आपको बोला गया परी इज टॉलर देन ओनली वीर, इससे बोला गया परी जो है पी ए इज टॉलर देन ओनली वीर। सो वीर से टॉलर इज परी, ओनली वीर से टॉलर इज परी, ये हमको मिल गया। एंड मीशा इज टॉलर देन मिंशु, मीशा मिंशु से टॉलर है, ठीक है, एम आई।
MN से टॉलर है, बट नॉट देन मोही। सो मोही मीशा से टॉलर है। मीशा मिंशू से तो टॉलर है, लेकिन मोही मीशा से टॉलर है, ये इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है। देन आपको बोला गया प्रिया इज टॉलर देन मोही, एंड इसके बाद बोला गया प्रिया जो है वो मोही से भी टॉलर है। ठीक है, ये हमको चीजें मिल गई। हु इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल इज द क्वेश्चन। पहले तो बात बताओ, पहले ऑप्शंस देख लो, क्या ऑप्शंस है? कृषि, कृषि, मिंशु, मोही और प्रिया। कृषि हो सकता है क्या? क्योंकि आपको क्या बताया गया है, पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है, कृषि जो है वो 3% से ही टॉलर है। सो 3% से टॉलर है, टोटल 7% है। अगर उसको 3% से ही टॉलर है, मतलब बाकी के बचे हुए पर्सन से तो स्मॉलर हो गई। तो कृषि जो था, कृषि आंसर तो होने से रहा। सो फर्स्ट ए ऑप्शन एलिमिनेटेड। देन मोही, हमको ये पता है कि मोही मिंच क्या नाम है, हाँ मीशा से टॉलर है। ठीक है, लेकिन प्रिया जो है मोही से भी टॉलर है, तो मोही का आना इन टॉलेस्ट कैटेगरी इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी एलिमिनेटेड। देन आता है मिंशु, एंड वी नो दैट कि मोही अगर मिंशु से बड़ी है, देन देर इज नो केस कि मिंशु इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल। सो सी गॉट एलिमिनेटेड एंड वी गॉट द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रिया इज टॉलेस्ट अमंग ऑल। भले ही आपकी ये पोजीशंस आपको पता नहीं कि इनकी पोजीशन क्या है, लेकिन ये बेसिस पे कौन से बड़े हैं कौन छोटा है, इनको ऐसे अरेंज करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, एंड आपको वो आंसर मिल गया। आपको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचना है। सो वी गॉट द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर की प्रिया जो है इज टॉलेस्ट अमंग ऑल। ठीक है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 23। सो इससे आपको क्या पता चला, आपको रैंकिंग करके रखनी है। ठीक है, रैंकिंग वाला चीज इजी स्टफ है, एंड आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप करके जाओ तो। क्वेश्चन नंबर 23 सेज फाइंड द ऑड वन आउट 3, 7, 13। ये सीरीज दी गई है। इसमें से पूछा कौन सा एक जो डिजिट है वो ऑड है। ऑड है मतलब बाकी से मिलता जुलता नहीं है। 3, 7, 13, 20, 31, 43, 57। अभी इसमें से आपको समझ नहीं आ रहा होगा किस तरह से ये सीरीज है, क्या एडिशन सीरीज है, सब्सट्रैक्शन सीरीज है, डिवीजन सीरीज है, क्या है आखिर में इसमें क्या है। 3, 7 अगर डिफरेंस देखे तो डिफरेंस भी जो है वो सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो या तो ये सीरीज कुछ और है, या तो इसमें से ऑड वन आउट ढूंढने बोला है। तो इसमें से मैं बता देती हूँ, ये जो सीरीज है ये है प्राइम नंबर की सीरीज, प्राइम नंबर सीरीज है। एंड बहुत बार प्राइम नंबर सीरीज पूछी जाती है। सो आपको करके रखना है इवन, इवन और तो आपको पता है, प्राइम नंबर्स देख के रखो। प्राइम नंबर्स स्टार्टिंग के कम से कम 50 तक प्राइम नंबर्स देख लो, आपके लिए बेनिफिट होगा। देन उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए, प्राइम नंबर हो गया। देन टेबल्स देख लो, 2 to 25 टेबल्स कर लो। ठीक है, अगर आपको कॉन्ट्स में अच्छा करना है तो। एंड ये बेसिक नीड्स है, बस इतना करके जाओगे तो कोई जो बेसिक क्वेश्चन आए वो आपसे छूटे ना, इसलिए। सो इसमें जो है प्राइम नंबर की सीरीज है, एंड सीरीज कैसे बढ़ती है, एडिशन हो सकता है सीरीज में। ठीक है, सीरीज में एडिशन देखना है, सब्सट्रैक्शन देखना है, देन डिवीजन देखना है, मल्टीप्लिकेशन देखना है। आपको ये सब चीजें देखनी है कि कहीं डिवीजन अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रहा है। देन ऐसा सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है कि इसमें डिफरेंस ऑफ 1, 2, 3 ऐसे डिफरेंस बढ़ते हुए दिखेंगे, या फिर 3 to 1 डिफरेंस घटते हुए दिखेंगे, या मल्टीप्लिकेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। सो ये सारे सीरीज जो आप प्रैक्टिस करोगे, ट्रायल एंड एरर करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही सीरीज में आपको प्रॉपर बना सकती है। तो सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के। इसमें जो बोला ऑड वन आउट जो है वो है 3, 7, 13, 20 इज द इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आएगा 19। 19 इज अ प्राइम नंबर, नॉट 20। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज ऑड वन आउट बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। बाकी सारे जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स है। गॉट इट? देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। अगर आपको जल्दी से हो जाता तभी करने की जरूरत थी, या तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए था वो पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट्स सी। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है, यानी कि स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू। अ मैन ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर। 80 किलोमीटर ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितने आवर्स में? 7 घंटे में। पार्टली बाय वॉक एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, एंड पार्टली ऑन बाइसाइकिल एट द रेट ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वॉक। आपको वॉक से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पूछा है। पहले तो हम हमारे जो डेटा कंसिडर करने बोला है वो सारा लिख लेते हैं। अ मैन ट्रेवल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है जो ट्रैवल किया गया है वो है 80 किलोमीटर। टोटल टाइम लिया गया इस 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इज 7 आवर्स।
वॉक से किया गया है एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, एंड बाइसिकल से किया गया है एट द रेट ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। हमको एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमको पता है। हम अभी लेते हैं जो डिस्टेंस दिया गया है, सपोज इट इज, लेट मी शो यू। डिस्टेंस दिया गया, ये फाइंड करना है फॉर व्हाट, वॉक से कितना डिस्टेंस किया है ये हमको फाइंड आउट करना है। हमको टोटल डिस्टेंस पता है, हमको टोटल टाइम पता है। ठीक है, सो अगर हमको सपोज एक आवर में वो 8 किलोमीटर जाता है। ये मैं सेकेंड मेथड बता रही हूँ। पहले मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए पूरा मेथड बता देती हूँ, देन उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड है वो भी बता दूंगी। शॉर्टकट मेथड तभी काम आएगी जब आपको लॉन्ग कट मेथड पता हो। ठीक है, सो जो टाइम है बाय वॉक हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाय डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस नहीं पता, विल टेक डिस्टेंस एज एक्स, एक्स ले लो डिस्टेंस को। ठीक है, ओके। सो बाय वॉक जो डिस्टेंस, जो टाइम लगा है वॉक में, जो टाइम लगा है, स्पीड स्पीड कितनी है 8 डिवाइड बाय, आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस, रॉन्ग फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला है, आई हैव रिटन इट ऊपर से नीचे, sorry for the mistake. So based on that the formula will change, and हमको टाइम पूछा गया है तो it would be distance upon speed। ठीक है, apologies for the wrong formula, फ्लो में कभी हो जाता है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड हमको वॉकिंग टाइम पता करना है, तो विल गेट इट एज वॉकिंग टाइम कितना लगा, बिकॉज हम टाइम के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि कितना किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। ठीक है, सो वॉक टाइम, हम स्पीड हमको पता है 8 किलोमीटर पर आवर, सो वॉकिंग टाइम मतलब एक आवर में वो 8 किलोमीटर चलता है। सो एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो एक्स डिस्टेंस कवर करेगा कितने स्पीड के साथ, 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ। ठीक है, एंड उसी तरह से बाइसाइकिल का टाइम जो है वो कितना होगा, एक्स डिवाइड बाय 16। ठीक है, बाइसाइकिल का टाइम ये हो गया। एंड हम इस बाइसाइकिल के टाइम को किस तरह से कर सकते, इफ एक्स इज द वॉकिंग टाइम, विल टेक डिस्टेंस, लेट मी शो यू अगेन। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस बाय वॉक, डिस्टेंस बाय वॉक को हम कंसिडर करेंगे x, बिकॉज इट हैज टू बी फाइंड आउट। डिस्टेंस बाय वॉक को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम x कंसिडर करेंगे, वॉक वाले डिस्टेंस को x कंसिडर करेंगे। तो डिस्टेंस बाय बाइसिकल कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर टोटल माइनस x, जो वॉकिंग का डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो गया बाइसाइकिल से ट्रैवल करने वाला टाइम। देन अब हम देखेंगे जब वॉकिंग में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, इट वुड बी x डिवाइड बाय 8, क्योंकि x इज वॉकिंग का डिस्टेंस एंड 8 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, सो x बाय 8 वुड बी द वॉकिंग का टाइम। उसी तरह से बाइसिकल का जो टाइम होगा वो होगा 80 माइनस एक्स डिवाइड बाई 8। 80 क्यों, 80 इज टोटल डिस्टेंस माइनस एक्स, वॉकिंग का टाइम माइनस कर देंगे तो बचेगा बाइसाइकिल का टाइम। उतना टाइम जो है वो बाइसाइकिल के लिए है, उतना टाइम लगा है, नॉट 8, इट्स 16। ठीक है, क्योंकि 16 जो है इसकी स्पीड है। ठीक है, सो इट वुड बी 80 माइनस एक्स डिवाइड बाई 16 वुड बी दी टाइम रिक्वायर्ड फॉर बाइसाइकिल। ठीक है, ये हमको टाइम मिल गया दोनों का। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, कैसे, टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम, मतलब जो फुट से टाइम कवर किया गया है और बाइसाइकिल से, मतलब जो वॉकिंग से टाइम कवर किया गया है और जो बाइसाइकिल से टाइम कवर किया गया है, इन ये जो दोनों टाइम को अगर हम मिला दे तो हमको टोटल टाइम मिल जाएगा। एंड हमको पता है टोटल टाइम कितना है, 7 आवर, ये हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, टाइम 7 टोटल टाइम मिल गया हमें। वॉकिंग से कितना टाइम कवर किया, एक्स बाय 8, प्लस बाइसाइकिल से कितना टाइम कवर किया, 80 माइनस एक्स डिवाइड बाय 16। ठीक है, अब इनको जस्ट आपको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय 16 ऑन द बोथ साइड। सो 7 इंटू 16 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स बाय 8 प्लस 16 80 माइनस एक्स डिवाइड बाय 16। सो इससे हमको क्या मिलता है, 112 इज इक्वल टू 2x, क्योंकि 8 1 जा 8 2 जा 2x मिल गया, प्लस 80 माइनस एक्स
16 16 गायब, ठीक है। देन उसके बाद 112 माइनस 80 इज इक्वल टू x, क्योंकि 2x में से x गया तो बचेगा x। सो हमको जो आंसर मिलेगा x का इज 32 किलोमीटर। एंड व्हाट इज x? x इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय वॉकिंग, ठीक है। इससे हमको ये चीज पता चली। ये है मेथड 1। वापस से एक बार आपको गो थ्रू करवा देती हूँ मेथड के साथ। टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर, टोटल टाइम 7 आवर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ टाइम इज आवर फॉर्मूला। टाइम ढूंढने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड हम लोग ने रीअरेंज करना है फॉर्मूला को एंड विल गेट दी टाइम रिक्वायर्ड। वॉक की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर की, बाइसाइकिल की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर की। डिस्टेंस जो हमने वॉकिंग से कंसिडर किया है उसको x कंसिडर किया, तो बाइसाइकिल से कितना होगा, 80 में से x को माइनस करेंगे तो बाइसाइकिल से मिल जाएगा। देन उसके बाद हम लोग ने स्पेसिफिक टाइम ढूंढा फॉर वॉकिंग के लिए एंड बाइसाइकिल के लिए। देन उसके बाद वो टाइम में हम टोटल टाइम हमको पता था, हमने इन दोनों टाइम को मिक्स किया, रीअरेंज किया, सॉरी सॉल्व किया इस पर्टिकुलर इक्वेशन को और हमको x मिल गया, दैट इज 32 किलोमीटर पर आवर। 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है बाय वॉक। सो हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा वॉकिंग से, दैट इज ऑप्शंस थे आपके पास 28, 30, 32 या 33। सो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा है 32 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 32 किलोमीटर अगेन पर आवर। 32 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो तो स्पीड हो जाता है, किलोमीटर पर आवर स्पीड। सो यहाँ पे 32 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया गया है बाय वॉक। अगर आपको बेसिकली थोड़ा इतना लॉन्ग कट प्रोसेस में नहीं जाना था तो आप किस तरह से कर सकते थे, आप देख सकते थे बाइसिकल से कितना कवर किया और वॉक से कितना कवर किया, कैसे कर सकते थे। ये मेथड 2 देख रहे हुए, हाँ। बाइसिकल से तो 16 बोला गया, 16 की स्पीड से 1 आवर में 16 करेगा, 32 करेगा, इस तरह से आपको कैलकुलेट करते जाना है, ठीक है। सो आपको जो मिलेगा, देन उसके बाद 8 आवर्स में किस तरह से कंसिडर किया, 8 1 8 16, इस तरह से 8 का टेबल बोलो और बाइसिकल का 16 का टेबल बोलो, दोनों में से मैच करो कि किसमें टोटल जो है वो 80 आ रहा है। वो जो 80 वाला टोटल होगा एंड टोटल 7 आवर्स अगर कवर कर रहे होंगे तो वो वाला जो पर्टिकुलर थिंग होगा वो आपका आंसर होगा। ये मेथड जो है वो काइंड ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो इसको मत याद रखो आप, क्योंकि ये इन केस आपको नहीं आ रहा है एंड आपको कोई बोलते हैं ना लॉन्गर रूट से जाना है तो ये मेथड काम आएगी। सो ये जो मेथड है हमारे जो फॉर्मूला वाली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कि जो फॉर्मूला है ना वो बहुत बार काम आ जाता है। सो आप ये फॉर्मूला को याद रखो और इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके आपको एक्स का वैल्यू मिल जाता है, दैट इज जिस तरह से हमको यहाँ पे मिला 32 किलोमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इट सेज दैट the central hall of a school is 18 meter long and 12.5 meter wide. A carpet is to be laid on the floor, leaving a strip of 50 centimeter wide near the wall, uncovered. Find the area of uncovered portion. ठीक है, एक सेंट्रल हॉल है, एक सेंट्रल हॉल है जिसमें 18 मीटर लॉन्ग है, 18 मीटर लॉन्ग है एंड 12.5 मीटर वाइड है, ठीक है। विड्थ और लेंथ हमने देख ली। देन उसके बाद कारपेट उस पर ले डाउन किया गया। सपोज ये पर्टिकुलर चीज जो है वो कारपेट है, जो मैंने इस तरह से स्लांट लाइंस में दिखाया गया है, दैट इज कारपेट। जो 50-50 ये जो एरियाज है ये कितने हैं, 50 सेंटीमीटर का एरिया, दैट इज 50 सेंटीमीटर का एरिया मतलब कि 0.5 मीटर, ठीक है। सो ये एरिया कवर छोड़ता है। देन ये हर जगह से छोड़ता है। सो ये चीज जो है कारपेट हर साइड से, दिस आर दी साइड्स, ये जो साइड्स है ये साइड्स छोड़ रहा है कारपेट, और ये जो स्लाइंट लाइन है ये सिर्फ इतना ही कारपेट है। आपको जो पूछा गया ये जो अनकवर्ड एरिया है, ये जो अनकवर्ड एरिया आपको दिख रहा है ये सारा अनकवर्ड एरिया, ये जो एरिया है दिस वन, ये कितना है ये आपको पूछा गया है। सो इसका किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हमको पता है। और आपको क्या पूछा गया है, यस सेंट्रल हॉल, मतलब ये रेक्टेंगल होगा क्योंकि 18 मीटर एंड 12.5 मीटर है तो बोथ आर नॉट सेम, स्क्वायर का सब साइड सेम होता है, सो इट इज अ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से देखेंगे। पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। विड्थ जो है 50 सेंटीमीटर बोलिए अनकवर्ड विड्थ, सो इट इज हाफ ऑफ मीटर, ठीक है, हाफ ऑफ मीटर हम कंसिडर करेंगे। देन उसके बाद हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ इनर,
लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, या जो कारपेट है ये जो स्लैंटिंग वाला है, इनर रेक्टेंगल का कितना होगा, इट वुड बी लेंथ जो दी गई है आउटर की, उसमें से अगर हम लोग वो जो साइड्स है उनको माइनस कर देंगे तो विल गेट, सो मतलब कि अगर मैं इनर रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ देख रहा हूँ लेंथ, तो फिर ये वाला जो है ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन मैं अगर इसमें से माइनस कर दूं तो हमको इनर रेक्टेंगल का ये लेंथ मिल जाएगा। तो उसी तरह से लेंथ में से हम 2 टाइम्स क्या माइनस करेंगे, जो अनकवर्ड पोर्शन है अनकवर्ड पोर्शन को माइनस करेंगे। सो लेंथ ऑफ द इनर रेक्टेंगल कितना होगा, इट वुड बी 18 हमको दिया गया आउटर रेक्टेंगल का, उसमें से हम लोग ने 2 टाइम्स मतलब कि हाफ प्लस हाफ इनको माइनस करना है। सो जो टोटल आंसर होगा लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल वो हो जाएगा 17। गॉट इट। सो हमारा जो इनर रेक्टेंगल का लेंथ बन जाएगा, ये जो लेंथ है ये कितना बनेगा 17। गॉट इट। देन उसके बाद उसी तरह से हमको ब्रेड ढूंढना है या विड्थ ढूंढनी है, सो वो विड्थ हो जाएगी। सिमिलरली हमको आउटर की पता है दैट इज 12.5। इस 12.5 में से हमको 2 टाइम्स क्या माइनस करना है, हाफ हाफ, क्योंकि वहां से भी 50 सेंटीमीटर छोड़ा गया, दैट इज हाफ ऑफ मीटर छोड़ा गया है। सो 12.5 मीटर से हम लोग ये 1 माइनस कर देंगे तो 11.5 मीटर जो होगा वो इनर, ये आपको दिखाई दे रहा है मेरी पेंसिल दूसरा कलर, दिस दिस इज द विड्थ, ये हमको दोनों साइड की मिल गई दैट इज 11.5 मीटर। सो हमको लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल और विड्थ ऑफ इनर रेक्टेंगल मिल गया है, जिसको कारपेट लेट डाउन किया। ठीक है, अभी यहाँ से आपके लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज अभी फॉर्मूला आता है एरिया। एरिया अगर ढूंढना है ऑफ अनकवर्ड पोर्शन, यूपी मतलब अनकवर्ड पोर्शन, सो हम कैसे बोलेंगे, एरिया आउटर वाले का एरिया हम लोग इनर वाले से माइनस कर, इनर वाले को माइनस करेंगे आउटर वाले से। सो हमको क्या मिलेगा, आउटर वाले का एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ। आउटर वाले का कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ 18 इंटू 12.5। उसी तरह से इनर वाले का कितना है 17 इंटू 11.5। सो इट इज 225 माइनस 195.5 इज इक्वल टू 29.5 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये अनकवर्ड पोर्शन का, ये जो एरिया है ना ये वाले पोर्शन का बच गया कितना 29 पॉइंट, ये जो एरिया वो कितना है 29.5 मीटर स्क्वायर का। सो आपके लिए जो ऑप्शन है वो है 5.5 स्क्वायर मीटर, 29.5 स्क्वायर मीटर, 6 स्क्वायर मीटर एंड 15 स्क्वायर मीटर। सो इट इज सी, द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज सी 29.5 स्क्वायर मीटर। अगेन आपको बता देती हूँ मैं किस तरह से सॉल्व किया। ये जो रेक्टेंगल है हमको दिया गया है, ये हॉल है और ये कारपेट है। ठीक है, अभी हमको हॉल का लेंथ पता है 18 मीटर और 12.5 मीटर उसकी विड्थ है। हमने कारपेट बिछाया है उसके अंदर, जिसमें से 50-50 सेंटीमीटर जो है हर साइड से छूट गया है। हमको जो छूटी हुई साइड है उसका स्क्वायर एरिया ढूंढना है। ठीक है, तो हमने आउटर से इनर लेंथ ढूंढा और आउटर से विड्थ से इनर विड्थ ढूंढा। किस तरह से ढूंढा, क्योंकि लेंथ दिया गया आउटर का, उसमें से हम लोग ने जितनी साइड छोड़ी थी उसको भी माइनस कर दिया उस पर्टिकुलर एरिया लेंथ से, तो हमको इनर कारपेट का लेंथ भी मिल गया और ब्रेथ भी मिल गया। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग ने एरिया जो अनकवर्ड पोर्शन का एरिया ढूंढने के लिए हमने क्या किया, आउटर एरिया को, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो उसी आउटर एरिया को हमने क्या किया, इनर एरिया को माइनस कर दिया आउटर में से, एंड वी गेट दिस स्क्वायर 29.5 मीटर स्क्वायर एज दी अनकवर्ड पोर्शन का एरिया। एंड अगर आपको कारपेट ने कितना कवर किया पोर्शन, मतलब ये जो आपको पूछा गया ये कितना एरिया ये पूछा गया है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये वाला जो है ना ये चीज, ये आपका आंसर बनेगा 195.5। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि कारपेट ने कितना एरिया कवर किया है, तो हमको इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट क्या होता है 17 को 11.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट दिन 195.5 मीटर स्क्वायर का आंसर एज द कवर्ड एरिया, एंड अनकवर्ड इज 29.5 मीटर स्क्वायर। आई होप यू गॉट दिस। Then next is question number 26, which says that Manoj has read 2/8 of book. Today he read 12 pages. If 72 pages of the book are left, then how many pages are there in that book? यहाँ पे pages का question है, ऐसे question बहुत पूछे जाते हैं। एंड ये सारे क्वेश्चन जो है ना डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स जो होते हैं ना उसके जो नॉन फार्मा पार्ट्स है उसमें वो कर लो, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, आपको पूछा गया मनोज ने 2/8 ऑफ बुक रीड कर ली है एंड आज उसने 12 पेजेस रीड किए, 72 पेजेस फिर बच जाते हैं। 12 पेज रीड करने के बाद 72 पेजेस बच जाएंगे, तो टोटल पेजेस कितने। पहले तो मनोज ने कितने 2/8 ऑफ बुक पढ़ ली है। 2/8 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें इट इज 1/4 बुक।
1/4 ऑफ बुक जो है उसने पढ़ ली है, बट कितने पेजेस है ये हमको यहाँ से पता नहीं चला। 1/4 बुक में कितने पेजेस है ये यहाँ से पता नहीं चला, बट हमको पता चला 1/4 बुक उसने पढ़ ली है, 3/4 बची है। सो 12 पेजेस आज पढ़े एंड 72 पेजेस बच गए हैं। तो 12 पेजेस को एंड 72 पेजेस को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 84 पेजेस जो है इन टोटल बचे हैं अभी। 1/4 पढ़ने के बाद ये 84 पेजेस, so ये 84 पेजेस विल बी इक्विवेलेंट टू 3/4 ऑफ बुक। ठीक है, ये 84 पेजेस इज इक्विवेलेंट टू 3/4 ऑफ बुक एंड 3/4 ऑफ बुक इज इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ बुक। ठीक है, 1/4 इज 25%। सो आपको जब भी ये जो रेशो वाला चीज होता है ना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना तो बहुत बेनिफिट होगा। परसेंटेज के थ्रू आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप कहीं और से जाके भी पढ़ोगे ना, तो ये बहुत रेशो टर्म्स में दिया गया है, आपको समझने में टाइम लगेगा। लेकिन ये जो परसेंटेज टर्म होता है ना, बहुत ईजी है, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम आंसर ढूंढ सकते हैं। तो हमको अब तक क्या पता चला, मनोज ने 2/8 ऑफ बुक पढ़ ली थी, जिसको हम 1/4 ऑफ कहते हैं सिंप्लीफाई करके। 1/4 मतलब कितना होता है, 25%। देन बचे कितने, 12 पेजेस उसने आज पढ़े और 72 बच गए। तो 12 को और 72 को जब मिला देंगे तो टोटल पेजेस खत्म, 72 लास्ट के बच गए। तो 72 लास्ट के पेजेस और 12 पेजेस उसने आज पढ़े, दोनों को मिला के 84 पेजेस बचे हुए थे 1/4 बुक के अलावा। सो 1/4 बुक प्लस दिस 84 पेजेस इज इक्विवेलेंट टू 3/4 ऑफ बुक। 3/4 ऑफ बुक मतलब 75% ऑफ द बुक जो है वो बची है। सो अगर 84 पेजेस, यहाँ से हमको पता चला ना कि 84 पेजेस इज इक्विवेलेंट टू 75%, तो 100% मतलब कितना, 100% यानी कि पूरी बुक। तो 100% कितना होगा, x पेजेस। इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 84। देयरफॉर x इज इक्वल टू x इज अरे x इज इक्वल टू 100 इंटू 84 डिवाइड बाय 75। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 112 पेजेस। ठीक है, और इसको सॉल्व करना भी डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज 5 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से आप देख सकते हो। तो प्रॉपरली फटाफट आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 112 पेजेस। मतलब कि पूरी जो बुक थी 100% मतलब पूरी बुक हो गई। 100% इज सब पूरा स्टफ। सो वी गेट द आंसर एज 112। सो आपका ऑप्शन था 222, 132, 112 एंड 114। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर आपको आ भी नहीं रहा है ना, आपको जस्ट इन केस तुक्का मारना हो, तो भी आप एक एलिमिनेट करना हो तो भी एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, 222, बिकॉज बाकी के ऑप्शन है ना वो थोड़े आजू बाजू है। जैसे कि ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा क्लोज में है, तो इन दोनों में से ऑप्शन ए का आंसर होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। सो अब हमारा जो आंसर है आफ्टर सॉल्विंग दिस, इट इज बी, दैट इज 112 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट दिस। अगेन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आता है क्वेश्चन नंबर 27। आई होप ये आप सब कुछ लिख रहे हैं ताकि आपके लिए आगे जाके काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 27 says that a group of 8 classmates are there, 4 boys H I J K and 4 girls D E F G decided to sit around a table। ये टेबल वाला क्वेश्चन होता है, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि लेफ्ट क्या कंसिडर करना है, राइट क्या कंसिडर करना है, ये भूल जाते हैं कभी कभी। टू हैव अ कॉफी ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, दे आर सिटिंग इन सच अ वे दैट टू गर्ल्स, ये जो है ना ये कंडीशन है, ये राउंड ऑफ टेबल में तो बैठे हैं, बट ये जो है पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करके आपको वो टेबल बनाना, उनको सिटिंग अरेंजमेंट में अरेंज करना है। सो हम उसी तरह से इनको अरेंज करेंगे। अगर ये राउंड ऑफ टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, आपको बोला गया है ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईच अदर, यानी कि वो लोग अंदर फेस कर रहे हैं, ये हमको पता चल गया। ये चीज भी डिफरेंट होती है, जब वो टेबल फेस टू फेस बैठे तब अलग, जब वो बैक साइड आउटर साइड अगर फेस कर रहे हैं ना तब लेफ्ट राइट डिफरेंट हो जाता है। सो ये इस तरह से वो बैठे हैं, हम 8 स्टूडेंट्स है तो हम लोग 8 टेबल्स बना रहे हैं सर्कल्स में। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला गया है, फर्स्ट पोजीशन सेटिस्फाइड, सब फेस टू फेस फेस करेंगे। ठीक है, ऑल आर देम फेसिंग ईच अदर। देन उसके बाद नो टू गर्ल्स और बॉयज आर सिटिंग साइड बाय साइड, मतलब 2 गर्ल्स या 2 बॉयज साथ में नहीं बैठे, तो मतलब 1 बॉय 1 गर्ल, 1 बॉय 1 गर्ल, 1 बॉय 1 गर्ल ऐसे बैठे। सो एच के बाद आई नहीं आएगा, एच के बाद जे भी नहीं आएगा, क्योंकि एच के बाद डी ई एफ जी में से कोई भी एक गर्ल आएगी। ठीक है, सो बॉय गर्ल का अरेंजमेंट है। देन जे, यहाँ पे क्या बोला, जे इज बिटवीन डी एंड जी, जे जो है वो डी और जी के बीच में है, एंड हिज फेसिंग आई को फेस कर रहा है। देन उसके बाद आपको बोला गया है ई इज ई
हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड आई, के और आई के बीच में कौन बैठा है? के और आई के बीच में ये आई हमको यहाँ से मिल गया, के और आई के बीच में यहाँ पे कौन है? के और आई के बीच में यस ई, ई हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड आई, हियर इट इज ई, इज फेसिंग डी। सिंपल, आपको यहाँ से पता चल गया। देन उसके बाद H इज इमीडिएट राइट ऑफ F, पहले हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं। अगर मैं डी जे को यहाँ पे रखू, आई होप यू कैन सी दिस, दिस इज जे, मैं दूसरा पेन यूज करूँ, नो दिस इज जे। देन उसके बाद जे के अपोजिट है आई, बिकॉज ये वाला जो है इससे हम पता कर सकते हैं जे के अपोजिट आई, और डी और जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। देन उसके बाद के और आई के बीच में है ई, सो अगर मैं के को लेती हूँ एंड वी नो दैट ई इज फेसिंग डी, सो ई यहाँ पे आएगा क्योंकि इसको फेस करना है डी को, ठीक है, इसको फेस करना है डी को, इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। ई इज फेसिंग डी एंड के और आई के बीच में है डी, सो के आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बोला है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है 3 और 4 हो गया, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, सो एफ जो होगा उसके इमीडिएटली राइट जो होगा वो कौन होगा? ई, एच सॉरी, एच इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, सो जहाँ पे एफ बैठा होगा उसके इमीडिएट राइट में होगा ई, तो एफ यहाँ पे, एफ का जो लेफ्ट होगा, अगर आप ऐसे बैठे हो तो आपको जो लेफ्ट होगा ये होगा एंड आपका राइट ये होगा, तो उसी तरह से एफ को देखो, आप एफ को खुद कंसिडर करो, तो आप एफ हो, आपका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, तो एफ का जो राइट है वो ये वाला पोर्शन है, इट इज राइट, एंड ये वाला जो है लेफ्ट, तो एफ के लेफ्ट में है डी और एफ के राइट में हो गया एच। इस तरह से ये आपका बन गया पूरा सर्कल। आपको पूछा गया हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ के के फ्रंट में कौन बैठा है? के के फ्रंट में बैठा है एफ, एंड वी गॉट द आंसर, दैट इज के फ्रंट में एफ कैसे बैठ सकता है? लेट मी अगेन मेक दिस, ये जो सर्कल है मैं एक बार वापस बना के, क्योंकि करेक्ट आंसर जो है वो एच है। किस तरह से, लेट मी शो यू। अगर मैं आई को यहाँ पे लेती हूँ, आई, आई जो है वो किसके बीच में बैठा है? जे, सॉरी, जे इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी एंड इज फेसिंग आई, ये पता चला। अगर आई ऊपर है तो जे को फेस करने वाले, तो जे नीचे हो गया। देन उसके बाद जो बताया गया आपको, आई इज सिटिंग बिटवीन, कहा गया आई, जे यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे या तो डी या तो जी आएगा, यहाँ पे या तो डी या तो जी, अगर डी होगा तो जी नहीं होगा, डी होगा तो जी नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद आई जो है इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ दिस जे, एंड देन वी गॉट इट ई हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड आई, के और आई के बीच में जो है ई बैठा हुआ है, और जो ई है वो फेस कर रहा है डी को, और वो फेस कर रहा है डी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। इससे हम ये पता करते हैं कि डी जो है वो यहाँ पे आएगा एंड जी जो है वो यहाँ पे आएगा। देन उसके बाद आपको कहा गया है एच, एफ जो है उसके इमीडिएट राइट में एच है, एंड दैट्स वाई एच जो है वो अपोजिट है टू द के। मैं वापस बता देती हूँ, आपने आई ऊपर लेना है, आई के अपोजिट आ गया जे, जे मिल गया, जे और आई को हमको पता है आई किसके बीच में, के और ई के बीच में जो है, के और आई के बीच में जो है ई बैठा है, एंड ई को अपोजिट कर रहा है डी, तो डी उसके सामने आ गया, एंड डी और जी के बीच में हो गया जे, एंड देन आपको बोला है एफ के इमीडिएट राइट में है एच। अगर एफ, एफ में अगर ऊपर नहीं लेती और यहाँ पे लेती, अगर आप कहते कि यहाँ पे ले लो, तो इमीडिएट राइट नहीं, फिर वो इमीडिएट लेफ्ट हो जाता है एच, ठीक है। इसीलिए ये ऊपर जो फर्स्ट वाला सर्कल था वो रॉन्ग हुआ था, बिकॉज जो एच, अगर मैं एफ को एच की जगह पे लेती तो इमीडिएट लेफ्ट में एच चला जाता, आपको इमीडिएट राइट में एच बोला, इसलिए एफ का पोजीशन जो है इस पोजीशन पे रहना एफ जरूरी है, एंड उसकी जो इमीडिएट राइट में हो गया एच, एंड दैट्स वाई आपको पूछा गया हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ के, सो के फ्रंट में जो बैठा है वो है एच, सो करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट इट। देन आता है उसके बाद, एंड सर्कल में हमेशा से कंफ्यूजन होते रहता है, तो प्लीज सर्कल को ध्यान से, मतलब बहुत केयरफुली ड्रॉ करना। आपको क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, जिसमें आपको पूछा है हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स लेटर्स ऑफ द वर्ड इम्यूलिएट
एम्यूलेट यूजिंग ईच लेटर वंस इन ईच वर्ड, एक ही बार एक लेटर को यूज करना है, डबल बार यूज नहीं कर सकते। एंड सिर्फ आपको कौन सा वर्ड बोला है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स। तो हमारे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स ले लेते हैं हम लोग बाहर। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स, ये जो है ये वर्ड्स है, ये इसी चार लेटर से हमको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ऐसे कितने वर्ड बनते हैं? सो इससे बनेगा, फर्स्ट वर्ड जो है वो बनता है मेल, MALE। नेक्स्ट वर्ड बनेगा, आप खुद सोचिए क्या बनेगा नेक्स्ट वर्ड, इट इज मील, ठीक है। एंड थर्ड वर्ड बनेगा लेम, बोलते हैं ना लेम जोक्स। सो उसी तरह से लेम जो है थर्ड वर्ड बनेगा। एंड इससे हमको पता चलता है B3 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको नहीं पता चलता तो किस तरह से आपको करना है पता है एग्जाम में, ई को कांस्टेंट रखो एंड MLA की पोजीशन चेंज करके देखो कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है कि नहीं। देन ई के जगह पे देन M रखो एंड ELA को पोजीशन के इंटरचेंज करो और देखो कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है कि नहीं। इसी तरह से आपको ट्रायल एंड एरर करते हुए पहुंचना है। एंड इसी ट्रायल एंड एरर के थ्रू हमको 3 वर्ड मिलते हैं, दैट इज मेल, meal or lame. Then other question number 29 which says that three of three what happened? Acha. Three of the following four words are alike in certain way and one is different. Select the odd one. ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है चार वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से तीन मिलते जुलते हैं और एक जो है ऑड वन आउट है। तो कौन सा वाला ऑड वन आउट है? गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, बाइफोकल या ऑप्टिकल रीडर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, आप खुद सोचिए क्या है इसमें से, क्या हो सकता है। Take 5 seconds and think. Goggles, spectacles, bifocals and optical reader. So इसका जो करेक्ट आंसर है ऑड वन आउट है वो है ऑप्टिकल रीडर, बिकॉज ऑप्टिकल रीडर जो है वो कंप्यूटर में होता है, इट इज नॉट अ वेरेबल थिंग। जबकि गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, बाइफोकल लेंस जो होती है ये भी सब स्पेक्टेकल्स में होती है। सो दे आर वेरेबल थिंग्स बट ऑप्टिकल रीडर इज नॉट अ वेरेबल थिंग, इसके लिए इट इज आउट ऑफ दिस ऑड वन आउट, ठीक है। देन आता क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस नॉन फार्मा पोर्शन। एंड यस देखो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस था, वी जस्ट डिड 10 क्वेश्चन। सो इस हिसाब से आपको एग्जाम में बहुत फास्ट होने की जरूरत थी, या तो फिर आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। Select the option that is related to the third term in same way as that of the second term is related to first term. इसमें जो है आपको देखना है कि जो ये आइवरी है, आइवरी दिया गया है, ये इसका जो कोडिंग दिया गया है ZWSPJ एंड क्रीम का कोडिंग किस तरह से होगा। सो ये किस तरह से किया गया है, लेट मी शो यू। आइवरी, इसको क्या करना है, ऐसे जो वर्ड्स के कोडिंग होते हैं ना, पहले आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में A to Z लिखना है। A to Z लिखने के बाद आपको सबको नंबर देना है, रिवर्स में भी नंबर देना है, दैट इज A फर्स्ट, B सेकेंड एंड बाद में ये सीधा नंबरिंग, रिवर्स में Z को फर्स्ट कंसिडर करके भी नंबरिंग देना है। ये आपको सामने होना चाहिए जब भी ऐसे वर्ड्स आप सॉल्व करते हो। तो मैंने ये पहले से करके रखा है इसलिए मेरे पास सारा है, आप खुद से अभी करके देखिए एंड देन आके इस एक्सप्लेनेशन को प्ले कीजिए। सो आई का जो नंबर है वो है 9, V का नंबर है 22, O का नंबर है 15, R का नंबर है 18 एंड 25 इज द नंबर ऑफ Y। इसको क्या करना है, अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज करना है, फ्रॉम हाईएस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो Y आ गया पहले, V आ गया बाद में, VYVROI, इस तरह से ये 25, देन उसके बाद आ गया 22, 18, 15 और 9, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन देयर नंबर पोजीशन अरेंज करना है। एंड देन उसके बाद वो क्या करना है, ये जो नंबरिंग है किस तरह से, ये आपको डिराइव करना है कि किस तरह से आई को इक्विवेलेंट माना गया है टू जेड, किस तरह से, क्योंकि 25 में +1 किया तो बनता है जेड, जेड का नंबर है 26। इसी तरह से आपका नंबर बनता है ZWSPJ, ये लेटर वर्ड बनता है कोडिंग फॉर द IVORY एंड इट इज Z 23, 19, 16 और 10, ये जो नंबर बनता है ये इसको रिलेट करता है। सिमिलरली आपको क्रीम करके देखो एंड मैं करेक्ट आंसर बता के जा रही हूँ आपको कि करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, दैट इज SN, क्रीम इज SNFDB, ये करेक्ट आंसर है। आप इसी तरह से, मैंने जिस तरह से किया इसी तरह से कीजिए और ये आंसर ढूंढ आपको मिल रहा है कि नहीं चेक कीजिए। क्या करना है, आइवरी था, पहले हमने नंबरिंग दे दी, नंबरिंग देने के बाद आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन देयर नंबर अरेंज करना है। देन उस नंबर में +1 करते जाना है एंड देन उसके बाद जो लेटर मिल रहा है आपको वो अरेंज करना है। उसी तरह से क्रीम के लिए भी करो, नंबर दे दो सारे, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, +1 करके कौन से लेटर आ रहे हैं वो लिखो एंड यू विल गेट दी आंसर। So question 30 done. Now we'll go towards
फार्मा पोर्शन। फार्मा पोर्शन में लास्ट टाइम हम लोग ने 180 क्वेश्चंस देख लिए थे, 180 क्वेश्चन नंबर तक पहुंच गए थे। आज हम देखेंगे 220 क्वेश्चंस तक फ्रॉम 181। देन आपको 181 क्वेश्चन, यहाँ से कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन अगेन टफ है। एंड इससे पता चलता है कि जो गुजरात का ये जो पेपर था, डेप्थ में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो काइंड ऑफ मिक्स क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, सो इसमें थोड़ी डिटेल स्टडी की रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह से ये पेपर मैंने अब तक देखा है उस हिसाब से। 181 question says that dash is the active principle in the arrow poison of South American Indians known for neuromuscular blocking agent. Easy question था। Options is succinylcholine, pancuronium, tuberculin and none of the above. So इसका जो correct answer है वो है tuberculin is the सी इज द करेक्ट आंसर। जो है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, इसको हम एरो पॉइजन बोलते हैं, ये हमने कॉग्नोसिस में भी पढ़ा था। एंड क्यूरारे वाला क्वेश्चन जो है ना, मैंने कोई तो भी वीडियो में, फिर वो आई थिंक जो भी मैंने अब तक वीडियो रिलीज की है, जैसे कि एमपीएससी की, आरआरबी की, इंडो टिबेटियन पुलिस, बॉर्डर पुलिस की, जो भी आईटीबीपी का जो पेपर्स है, उन पेपर में से किसी एक में ये चीज दी गई है। ठीक है, उसी चीज से ये चीज का आंसर है, दैट इज ट्यूबिकुलरिन। सेम क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड था, मैंने वहीं पे एक्सप्लेनेशन दे दिया। इसलिए मैं कहती हूँ आप कुछ नहीं कर रहे, आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रियली फ्रॉम हार्ट सीरियस हो, आपको कुछ भी करके चाहिए, तो आप एक भी वीडियोस को मत मिस कीजिए। आपकी मर्जी, आपको नहीं देखना, कहाँ तक देखना है, इट्स ऑल अप टू यू। इफ यू वांट टू सी इट, इफ यू डोंट वांट टू सी इट, बट इट्स माय एडवाइस, अगर आपको देखनी है तो सारी वो वीडियो देख लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जब खाते पीते हो तब देख लो, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी, आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही हो रही है, उससे ज्यादा कुछ आपका नुकसान तो नहीं हो रहा। तो काइंडली गो एंड वॉच दोज वीडियोस, क्योंकि उसके जो एक्सप्लेनेशन है वहां से क्वेश्चंस बहुत डिराइव हुए। मैंने इस पेपर में पार्ट 2 में जो 2 पार्ट बनाए, उसके टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, वो क्वेश्चन किस में पूछा गया। और इस ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो मैंने पार्ट 1 आरआरबी में, एमपीएससी में डिस्कस कर चुकी थी, मैंने उनके आंसर बता दिए थे और वही क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नाउ इट्स योर कॉल। सो 181 का आंसर जो है वो है ट्यूबिकुलरिन। देन उसके बाद 182 कहता है डैश इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले। यहाँ से आपको सोर्सेस पूछे गए हैं पर्टिकुलर ये मेडिसिन के। ऑप्शंस आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरियोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल एंड वेनकोमाइसिन। इसका जो करेक्ट आंसर है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्या आपको पता होगा, दैट इज क्लोरामफेनिकोल इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले से हमको क्लोरामफेनिकोल मिलता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से हमको स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है। ओरियोमाइसिन हमको स्ट्रेप्टोमाइसिस, आई हैव रिटन इट, ओरियोफेशियन से मिलता है। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेशियन से हमको एक और ड्रग मिलता है, दैट इज टेट्रासाइक्लिन। सो टेट्रासाइक्लिन का अगर पूछा जाए तो आपके लिए अभी आंसर मिल गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेशियन। इसी तरह से मैंने जो फर्स्ट के कितने सारे वीडियोस है वो बताई है, उसमें भी एक्सप्लेनेशन बताए। अभी सपोज आपको कोई भी फर्दर एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, आपको पूछा जाए कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेशियन से हमको कौन सा ड्रग मिलता है, आपको यहाँ का एक्सप्लेनेशन देख के वहां पे याद आएगा, क्योंकि हम जो सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो आवाजें बैठ जाती है। एंड इस वजह से जो पढ़ने का जो एफिशिएंसी होता है और जो वीडियो देख के सुनने का एफिशिएंसी होता है ना, उसमें हमेशा हमारा रिटेनिंग पावर जो है ज्यादा होता है। तो ये जो आंसर है आपको तब याद जरूर आएगा। देन वेनकोमाइसिन जो है, इसका है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटलिस। गॉट इट। सो डैश इज आइसोलेटेड, तो हमको मिल गया है, बाकी की चीजें भी हमने देख लिया। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 183 विच सेज दैट सिल्डेनाफिल सिट्रेट ड्रग कंटेन्स pyrazolopyrimidine, triazolopyrimidine, imidazolopyridine एंड pyridopyrimidine। इसे हम मैं एलिमिनेशन बता देती हूँ, pyrimidine, pyrimidine, pyrimidine एंड pyridine। सो ऑप्शन सी एलिमिनेटेड, क्योंकि pyrimidine pyrimidine दिया गया है, बाकी में एक में बोला है pyridine। देन उसके बाद आपको क्या, ये जो पर्टिकुलर दिख रहा होगा आपको, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जिसमें आपको दिख रहा है ये पायरोजोलोन रिंग होती है, जो एन जो अपोजिट में होता है, एंड इवन इट इज सैचुरेटेड रिंग, जिसको पायरोजोलोन बोलते हैं। और ये जो है हमारी पिरिमिडीन रिंग है, इसलिए जो सिल्डेनाफिल सिट्रेट है वो पायरोजोलोन पिरिमिडीन रिंग इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पायरोजोलो पिरिमिडीन इज द रिंग which is present in the drug sildenafil citrate.
देन उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रूल इन लिपिंस्की रूल ऑफ 5। लिपिंस्की के 5 रूल्स में से इसमें से कौन सा रूल है जो लिपिंस्की के 5 रूल में से एक रूल है। आपको ऑप्शन ए बोला गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इज इक्वल टू 500, नो मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, नो मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और कैलकुलेटेड लॉग पी वैल्यू ऑफ लेस देन +5। सो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन डी, अ कैलकुलेटेड लॉग पी वैल्यू लेस देन +5 जो है वो करेक्ट है। ये लिपिंस्की के रूल ऑफ 5 में आता है। इसमें से आपको 4 रूल अभी पता चल जाएंगे। आपको 5th रूल जो है मुझे कमेंट करके बताओ कि 5th रूल क्या है एंड वो किसने ऐड किया था। लिपिंस्की ने 4 रूल दिए थे, ये 4 रूल, एंड 5th रूल जो है किसी और एक साइंटिस्ट ने दिया था। वो साइंटिस्ट का नाम बताओ किसने दिया था और वो क्या रूल था। वो साइंटिस्ट का नाम बताओ, वो रूल बताओ कौन सा है 5th रूल। कमेंट करना है आपको डेफिनेटली। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो कमेंट जो भी कमेंट्स होंगे उन सारे कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में बताऊंगी कि किसने किसने एफर्ट्स डाले हैं एटलीस्ट कमेंट करके, खुद के बेनिफिट के लिए कमेंट डाले और खुद को अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप जब खुद ही रिसर्च करोगे ना ये चीज तो जो ऊपर के नीचे के स्टफ होते हैं ना वो भी एक बार ऐसे आंखों के नीचे से जाता है। और क्या भरोसा कल उठ के कोई एग्जाम में आ जाए वही में से कोई एक क्वेश्चन, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कोई चीज सर्च करने बोलती हूँ तभी जाके सर्च कीजिए। आगे पीछे का भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप में आ जाती है जो इम्पोर्टेंट भी हो सकती है उसमें से इन्फॉर्मेशन, वो भी चीज आपको पता चल जाती है। सो 5th रूल मुझे कमेंट कीजिए कौन से साइंटिस्ट ने वो 5th रूल ऐड किया है वो देखिए। एंड यस आई विल लेट यू नो नेक्स्ट वीडियो में पक्का से मैं बताऊंगी कितनों ने कमेंट किया, उन सबके नाम लूंगी, उन सबके कमेंट्स यू विल आई विल बी डिस्प्लेइंग ऑन दिस स्क्रीन। गॉट इट। अब मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 500 इज इनकरेक्ट। जो है मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो इक्वल टू नहीं, लेस देन और इक्वल टू 500 डेल्टन का होना चाहिए। लेस देन, इक्वल टू नहीं, लेस देन 500 डेल्टन। देन नो मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर ग्रुप नहीं, नॉट मोर, ये उल्टा गया किया गया है। नॉट मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर आना चाहिए एंड नॉट मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। सो एक्सेप्टर 10 एंड डोनर इज 5। ठीक है, तो ये जो है वो 4 रूल आपको पता चल गए लिपिंस्की के 4 रूल्स। देन क्वेश्चन नंबर 185 says that which of the following drugs inhibit neurotransmitter uptake while increasing the neurotransmitter dopamine release। डोपामिन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पूछा है। डोपामिन का रिलीज जो है वो इंक्रीज कर देता है बाय इनिबिटिंग देयर रीअपटेक। सो डोपामिन रीअपटेक इनिबिटर्स के जो ड्रग है वो आंसर है होगा इसमें। आपके लिए ऑप्शन है फिनोबार्बिटोन, अल्प्राजोलम, एम्फेटामाइन एंड नन ऑफ द अबव। एंड हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, कोलॉजी क्लासिफिकेशन हमने बढ़िया से कर रखा है। इसका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट। एम्फेटामाइन जो होता है वो डोपामिन रीअपटेक इनिबिटर होता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 186 अगेन विच केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बोलो, मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलो। 186 says that mesenterol is 3-O-methyl ether of dash, estradiol, ethinyl estradiol, then 2-hydroxyethinyl estradiol and none of the above। यहाँ पे मैंने मेसेंट्रॉल का स्ट्रक्चर आपके बेनिफिट के लिए लगाया है। दिस इज एस्ट्रोजन एंड आपको मेसेंट्रॉल का बोला है। सो 3O मिथाइल आपको दिख रहा होगा, इट इज 1 2 3 3O और ये हो गया मिथाइल ग्रुप हमारा 3O मिथाइल और ये जो है वो इथेनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इथेनाइल ग्रुप आपको दिख रहा होगा C और ये हो गया CH। ठीक है, सो दिस इज इथेनाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में से अल्काइल के क्लास से है। सो इट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इथेनाइल एस्ट्राडायोल। सो मेसेंट्रॉल इज 3O मिथाइल ईथर ऑफ इथेनाइल एस्ट्राडायोल। देन उसके बाद आपको पूछा गया है 187 क्वेश्चन नंबर 187 which says that the hydrated platinum based anti-cancer agents are readily attacked by DNA nucleophile due to। जो हाइड्रेटेड प्लेटिनम एंटी कैंसर जो प्लेटिनम कंटेनिंग एंटी कैंसर ड्रग कौन से है, सिस्प्लैटिन है, ऑक्सालिप्लैटिन है। इसमें जो प्लैटिनम रिंग जो होती है, प्लैटिनम मैं एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ठीक है, ये जो है वो किसका, सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको यही पूछा गया है, ये जो एंटी कैंसर ड्रग है ये न्यूक्लियोफाइल रेडिली अटैक करता है प्लैटिनम पे। क्यों अटैक करता है, क्योंकि जो नेट द ऑप्शंस आर द नेट नेगेटिव चार्ज रिगेन्ड ऑन प्लैटिनम एटम, द नेट पॉजिटिव चार्ज रिगेन्ड ऑन प्लैटिनम एटम, द नेट जीरो चार्ज रिटर्न ऑन प्लैटिनम एटम एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
जो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज जो प्लैटिनम बीच में आपको दिखा था, इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये जो है इस पे न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर, न्यूक्लियोफिलिक रेडिली अटैक्ड बाय द डीएनए न्यूक्लियोफाइल एंड दस इट हेल्प इन एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, इसी वजह से शो करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द नेट पॉजिटिव चार्ज जो कि रिगेन होता है प्लैटिनम एटम पे। देन आपको पूछा क्वेश्चन नंबर 188 which says that dash present in amlodipine is responsible for hydrogen transfer property of coenzyme NADH। NADH कोएंजाइम के लिए एम्लोडिपिन में से क्या रिंग प्रेजेंट है जिसकी वजह से इट शोज दी कोएंजाइम NADH के हाइड्रोजन ट्रांसफर प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको एम्लोडिपिन का स्ट्रक्चर भी पता है ना, आप ये ऑप्शन देख लोगे तो उसके आपको भले ही फिर ये क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है। आपको एम्लोडिपिन का स्ट्रक्चर अगर दिमाग में है, एम्लोडिपिन में कौन सी रिंग दिमाग में है, तो भले ही ये कुछ भी आगे लिखा हो, आपको एम्लोडिपिन आ गया, ये ऑप्शंस आपको मिल गए कि कुछ तो पेरिडिन रिंग से रिलेटेड है, तो उसका करेक्ट रिंग ढूंढ लो एंड बाकी जो ऑप्शन वो ऑप्शन लगा लो, बाकी का चीज देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूछा 1 2 डाइहाइड्रोपेरिडिन रिंग, 1 3 डाइहाइड्रोपेरिडिन रिंग, 1 4 डाइहाइड्रोपेरिडिन रिंग एंड नन ऑफ द अबव। ये जो है एम्लोडिपिन का स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4। ठीक है, ये जो है पेरिडीन रिंग है और इसके फोर्थ पे कौन सी ग्रुप है, फोर्थ पे जो है वो सब्सटीट्यूशन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज 1 4 डाइहाइड्रोपेरिडीन रिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हाइड्रोजन ट्रांसफर प्रॉपर्टी के लिए। गॉट इट। देन उसके बाद एंड 1 4 डाइहाइड्रो क्यों बोलते पता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये जो डबल बॉन्ड है इट्स ऑन दिस 2 and 3 पे है एंड 5 and 6 पे है। सो 1 पे हाइड्रोजन है, उसी तरह से 4 पे जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, हम नॉर्मली बनाते नहीं इसलिए इसको डाइहाइड्रो करके रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज जस्ट राइटिंग वे। एंड आपको पता होगा, आपको बैचलर्स में पढ़ाया होगा कि किस तरह से हमको स्ट्रक्चर्स को नेमिंग करना है, उस हिसाब से हम डाइहाइड्रो यूज करते हैं वर्ड। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 189 which says the squalene synthase is potential drug target for hyperlipidemia, depression, tuberculosis and none of the above। The correct answer for this is, हमको पता है स्क्वालिन जो है वो हम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हम देखते हैं ना, स्क्वालिन का मॉलिक्यूल आता है एंड उसमें स्क्वालिन सिंथेटिस एंजाइम भी आता है। तो स्क्वालिन जो है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में यूज करा, तो ये समथिंग रिलेटेड टू लिपिड, सो बाकी के तो रिलेट नहीं रखते। सो हाइपरलिपेमिया इट्स लिपिड से रिलेटेड। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 190 which says that which of the following statement is false about निकोरांडिल। निकोरांडिल के इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सो इट इज पोटेशियम चैनल ओपनर, हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन में। सो इट इज अ nicotinamide nitrate ester। It is used for treatment of angina pectoris and cardiac heart failure। It is potassium channel opener। It is calcium channel opener। सो अभी देखो ये जो स्टेटमेंट है रिलेटेड है एंड मैंने कितने बार कहा कि रिलेटेड स्टेटमेंट होने में से तो 99% प्रोबेबिलिटी होती है उन दोनों में से एक आंसर होने की। और आपको यहाँ पे पूछा फॉल्स, क्या चीज है जो फॉल्स है अबाउट निकोरांडिल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, इट इज नॉट अ कैल्शियम चैनल ओपनर। इट इज फॉल्स बिकॉज इट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एक्शन पोटेंशियल एनहांस करता है, पोटेशियम जो है एक्शन पोटेंशियल को स्लो डाउन करता है। ठीक है, हमको पता है जो कैल्शियम की सोडियम की जो अपोजिट एक्टिविटी है वो पोटेशियम दिखाता है एंड दस अगर ये पोटेशियम चैनल ओपन है तो ये कैल्शियम चैनल इज ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा। सो ये निकोटिनामाइड नाइट्रेट एस्टर है। यस, ये ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस एंड CHF में यूज करते हैं। हाँ, इसी क्लासिफिकेशन में हमने इसका देखा भी है एंड पोटेशियम चैनल ओपनर है। देन आपको पूछा 191 डोपामिन इज कन्वर्टेड टू नॉरएपिनेफ्रिन बाय द एक्शन ऑफ डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, डोपामिन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, एल एरोमेटिक अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज और डी एरोमेटिक अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज। इसका जो करेक्ट आंसर है, जब आपने साइकिल देखी होगी तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है वो कन्वर्ट करवाता है डोपामिन को नॉरएपिनेफ्रिन में। देन उसके बाद ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब हम देखते हैं ना कोलॉजी में, उसी में ही आपको ये आंसर बहुत सिंपल है मिल जाता होगा। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 192 which says that nystatin is first clinically useful polyene antifungal antibiotic isolated from Streptomyces griseus, Streptomyces norsei, Streptomyces mediterranean and Streptomyces orchidaceus। orchidaceus ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज Streptomyces norsei इज द करेक्ट आंसर जिससे हमको निस्टैटिन मिलता है।
आप मुझे ये बताइए, ये यहाँ पे तो हमने ग्रीसियस का देख लिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस नोरोसी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरियन से हमको रिफामाइसिन मिलता है, रिफामाइसिन मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरियन से। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिचिडेशिये से आपको क्या मिलता है, ये मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप जब ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे दूसरे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चल सकता है। तो आप मुझे ये दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये कमेंट करके बताइए कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिचिडेशिये से आपको कौन सा ड्रग ऑब्टेन होता है। आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस मेडिटेरियन और रोसी का हमको पता चल गया है। देन उसके बाद आपको पूछा गया है काला अजहर। ये काला अजहर जो था, मैंने काला अजहर के बारे में पूछा था आरआरबी का जो एग्जाम हुआ था ना, उसका जब मैंने पेपर डिस्कशन किया तब भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि काला अजहर के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। ये मैंने खुद के स्टेटमेंट्स बोले हुए हैं कि काला अजहर पूछा जा सकता है। मैंने ये क्वेश्चन ये वाला पूछा था उस टाइम पे, ठीक है। ये वाला काला अजहर क्या होता है, किसके वजह से होता है, ये मैंने वहां पे पूछा था। तो यही काला अजहर इस बार इस एग्जाम में पूछा। अगर उस टाइम आपने काला अजहर के बारे में सर्च किया होता तो आपको ये सारी चीजें भी वहां पे मिल गई होती। इसीलिए अब तक मैंने बोला है कि कमेंट करोगे, क्योंकि आप जाके सर्च करोगे आपको ऊपर नीचे की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड दिस इज द एग्जाम्पल विच आई टोल्ड यू। आरआरबी का मेरा अब भी जाके आप वीडियो देखिए, 2019 का पेपर डिस्कशन है, मेरा फर्स्ट वीडियो है इस यूट्यूब चैनल का। आप वहां पे जाके मैंने ये सेम स्टेटमेंट पूछा है कि काला अजहर किससे होता है, मैंने कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म उसके लिए पूछे थे, ठीक है। एंड वो कौन सा इन्फेक्शन है ये पूछा था, ये दो स्टेटमेंट पूछे थे। तो जब आप सर्च करते तो आप उसके बारे में पढ़ते, अब जब आप उसके बारे में पढ़ते तो आपको ये चीजें मिल जाती, और ये आपके लिए क्वेश्चन होता है एकदम केक वॉक। प्लीज 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 जो बोलती है ना कमेंट कीजिए, प्लीज जाके एक बार देख लीजिए, इट्स फॉर योर बेनिफिट। आपको करना है तो कीजिए, आप जितना सीरियसनेस है ना आपका उस कमेंट से दिख जाता है। ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो रेलेवेंट है, जो मैं कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ वो रेलेवेंट है, एंड ये वो क्वेश्चन पेपर से दिखाई दे गया। क्वेश्चन नंबर 193 says Kala Azhar black fever is caused by Leishmania donovani treated with sodium stilbogluconate, मिल्फोसिन, मेग्लूमाइन, एंटीमोनेट एंड ऑल ऑफ दी अबव। आपको यहाँ पे पूछा गया है काला अजहर ब्लैक फीवर इज कॉज्ड बाय, ये जो है नेक्स्ट टाइम कोई भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि किससे होता है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा जा सकता है कि ये जो लेशमेनिया डोनोवानी है इससे क्या चीज होती है, ये आपको पूछा जा सकता है। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है ये कौन सा इन्फेक्शन है, ये मैंने आरआरबी के वीडियो के टाइम आप जाके वहां के कमेंट्स जस्ट देख लेना, कुछ मत करो। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी तो वीडियो मत देखो, आप जाके वहां के सिर्फ वो वीडियो खोलो एक बार, एंड वहां के कमेंट्स देखो, लोगों ने कमेंट किया गया है व्हाट इज काला अजहर, क्योंकि मैंने वहां पे पूछा था। सो ये कौन सा इन्फेक्शन, ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, वहां के कमेंट से आपको पता चल जाएगा। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये जो तीनों भी ट्रीटमेंट है ये यूज किया जाता है काला अजहर के लिए, अरे सोडियम स्टेल्बोग्लूकोनेट, मिल्फोसिन एंड मेग्लूमाइन, एंटीमोनेट। देन उसके बाद 194 क्वेश्चन सेज दैट मेट्रोनिडाजोल इज अ प्रोड्रग एंड दैट एनोरोबिक ऑर्गेनिज्म। मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो एक्टिव फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होता है ये चीज आपको पूछिए। रिड्यूसेस द नाइट्रो ग्रुप इन मेट्रोनिडाजोल टू हाइड्रोक्सिलामाइन, oxidizes the nitro group in metronidazole to hydroxylamine, oxidizes the nitro group in metronidazole to carboxyl group, and none of the above. सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ये जो क्या करता है, रिड्यूस होता है। ये इसका जो है ना, ये प्रॉपर्टी हमने कोलॉजी में पढ़ी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। रिडक्शन ये होता है नाइट्रोसो ग्रुप में, एंड देन नाइट्रोसो रिड्यूसेस द नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो में कन्वर्ट होता है, एंड मेट्रोनिडाजोल टू हाइड्रोक्सिलामाइन, एंड देन वो अपना एक्शन शो करता है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। Then उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 195 which says that amantadine is clinically effective in preventing and treating viral infection caused by influenza A, Asian influenza virus A2, H1N1 virus and all of the above. So amantadine क्या है, एंटीवायरल एजेंट है। ये किस तरह से एक्ट करता है हमको पता है, और ये जो है इन्फ्लुएंजा में हमने देखा ये इसको यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तीनों टाइप में यूज किया जाता है। H1N1 इन्फेक्शन वायरस के लिए, इन्फ्लुएंजा ए के लिए, एशियन इन्फ्लुएंजा वायरस A2 के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, 196 क्वेश्चन says that which of the following is the classical QSR quantitative structure activity relationship method, Hansch analysis, pharmacophore hypothesis analysis, and comparative molecular field
एनालिसिस एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो ये क्लासिकल QSAR मेथड होता है, ये जो है हेंच एनालिसिस इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके जो डिटेल्स आप एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज QSAR के डिफरेंट मेथड्स, क्लासिकल्स होते हैं एंड अदर मेथड्स। देन आता है सी, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आई कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। सो आपको कुछ कुछ चीजें खुद से देखनी पड़ेगी। Then आता है क्वेश्चन नंबर 197 which says which of one of the following programming language is not commonly used for artificial intelligence। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आना जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। तो इसमें पूछा गया है कौन सा जो है कॉमनली, नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन इज लिस्प, प्रोलॉग, पर्ल एंड पाइथन। सो अकॉर्डिंग टू आंसर की में दिया गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पर्ल को कॉमनली नहीं यूज किया जाता यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाकी के सारे जो है, जो लिस्प हो गया, प्रोलॉग हो गया, पाइथन हो गया, ये एज ओल्ड लैंग्वेज है। ये जो पर्ल है, आई थिंक ये रिसेंटली बोलते हैं ना, रिसेंटली कुछ सालों में आई है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट वेरी मच कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Then is question number 198, which says that which of the following areas of clinical trial is where artificial intelligence can be utilized। artificial intelligence का application पूछा गया है। ऑप्शन ए इज क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग ट्रायल एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्यों नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा टूल है हमारे पास आज के ह्यूमन के पास कि वो कुछ भी कर सकता है। क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन में हेल्प कर सकता है, यस। पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन में बायोमेट्रिक डेटा एनालिसिस करके पता चल सकता है, यस। ट्रायल को मॉनिटर करने के लिए पता चल सकता है, यस। सो ये सारी चीजें कर सकता है। Then question number 199 says which of the following is the latest FDA approved drug for the treatment of anemia due to chronic kidney disease। chronic kidney disease से latest FDA ने एक अप्रूव किया ड्रग, वो ड्रग कौन सा था? काइंड ऑफ टफ क्वेश्चन। सो ऑप्शन इज वेराडुस्टैट, देन डेनिकोपैन, पेग्लुसियानिन एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेडाडुस्टैट इज द करेक्ट आंसर, जो कि ड्रग है ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया के लिए यूज किया जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज में। देन आता है क्वेश्चन नंबर 200 विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? और 20 बचे, 30 क्वेश्चन हम डन कर चुके हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इज यूज टू रीडिजाइन ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज प्रिकर्सर फॉर एंटीबायोटिक एंड पॉलीमर्स। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन इज माइक्रोबायोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, केमिकल बायोलॉजी एंड सिंथेटिक बायोलॉजी। ये ऑप्शंस के वजह से ये टफ हो सकता था, बट विच ऑफ वन, अगर आपको ये ऑप्शन ए और बी नहीं पता होगे तो आपके लिए ये टफ क्वेश्चन होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग जो रीडिजाइन करता है ऑर्गेनिज्म को, कि वो सिंथेसाइज करता है प्रिकर्सर फॉर एंटीबायोटिक एंड पॉलीमर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सिंथेटिक बायोलॉजी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिंथेटिक बायोलॉजी। माइक्रोबायोमिक्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी से रिलेटेड होता है, एंड मेटाबोलोमिक्स जो है मेटाबोलाइट्स की स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज याद रखना कि माइक्रोबायोमिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेटाबोलो मेटाबोलाइट से रिलेटेड है। तो कभी भी अगर कुछ न्यू वर्ड्स दिख रहा है तो एटलीस्ट ब्रेक डाउन दैट वर्ड, उसके जो इंडिविजुअल मीनिंग है उसको फाइंड आउट करो, एंड देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एलिमिनेशन में या तो हेल्प हो जाए या आपको डायरेक्टली आंसर ही मिल जाए। सो क्वेश्चन नंबर 200 डन। देन इज क्वेश्चन नंबर 201 which says that sebaceous gland are absent in। sebaceous gland मतलब ऑयल ग्लैंड्स, वो कहाँ पे एब्सेंट है? याद रखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एब्सेंट पूछा है, प्रेजेंट करके टिक करके मत आना, बिकॉज आपको कंफ्यूज करने के लिए वैसे भी ऑप्शन दिए जाते हैं। सो आपके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए, उनको फिर ऑप्शन में रीअरेंज करना है। हेयर फॉलिकल्स, पाम, सोल्स एंड ब्रेस्ट, इसमें से सेबेशियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट नहीं? हमको पता है हेयर फॉलिकल में प्रेजेंट है, यस, एंड ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है, यस। सो पाम एंड सोल में प्रेजेंट नहीं होता। सो जहाँ पे 2 और 3 दिया गया होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 2 और 3 दिया गया है, बाकी सब में नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पाम एंड सोल्स। Question number 202, which says that which of the following suture unites the two parietal bones to occipital bones। कौन से सूचर है जो दो पैराइटल बोन को ऑसिपिटल बोन से कनेक्ट करता है? कोरोनल सूचर, स्क्वैमस सूचर, सैजिटल सूचर या लैम्डॉइड सूचर। सो इट्स करेक्ट आंसर इज लैम्डॉइड सूचर, जो होता है दो पैराइटल बोन को ऑसिपिटल बोन से कनेक्ट करता है। आपको बाकी के सूचर जो है इन डिटेल पढ़ने हैं। गॉट इट। देन आपको पूछा गया है जो द ग्रे कलर ऑफ
द ग्रे कलर ऑफ ग्रे मैटर, जो ग्रे मैटर होता है हमारे ब्रेन में, उसका जो ग्रे कलर है वो किसके वजह से होता है? बहुत मतलब अ, बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आपने सीएनएस करके गए हो। तो लिपोप्रोटीन, माइलिन, मेलानिन या निजल बॉडीज। तो निजल बॉडीज जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। माइलिन तो हमको पता है वो न्यूरॉन्स की जो कवरिंग होती है शीट्स, उसको माइलिन कहते हैं। मेलानिन पिगमेंट होता है, दैट वी नो दैट। सो निजल बॉडी इज द करेक्ट आंसर, जो कि ग्रे कलर देता है ग्रे मैटर को। लेट मी चेक। यस। देन उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको पूछा गया है देयर इज डिफरेंट बोन्स एंड बोन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उस तरह से आपको पूछा गया है। कैप्टेट, कैपिटेट, टैलस, कैल्सिनियस एंड स्कैफॉइड। स्कैफॉइड पूछा गया है। एंड आपके जो नेक्स्ट कॉलम के जो ऑप्शन है वो अपर मोस्ट टार्सल बोन, बोट लाइक कार्पल बोन, लार्जेस्ट कार्पल बोन और लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टार्सल। टार्सल कार्पल हैंड और अपने फीट के जो बोन्स होते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको आंसर बताती हूँ, 204 ए। सो पी कैपिटेट जो है वो 3, दैट इज लार्जेस्ट कार्पल बोन होता है। Q is talus is uppermost tarsal bone. Calcaneus is boat-like carpal bone, and scaphoid is la. एक मिनट, मैंने ऑप्शन 1 की जगह ऑप्शन 3 देख लिया। सो जस्ट आई मिस्टेक। कैपिटाइट जो है वो 3, दैट इज लार्जेस्ट कार्पल बोन, करेक्ट। टैलस इज uppermost tarsal bone, correct. Calcaneus is largest and strongest tarsal bone is calcaneus, and scaphoid is S2, बोट लाइक कार्पल बोन, ठीक है। सो ये चीज आपको पता चल गई है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। देन आता क्वेश्चन नंबर 205, इट सेज दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड टिपिकल न्यूरॉन। न्यूरॉन में किस तरह से फ्लो होते रहता है। सो न्यूरॉन का बेसिकली एक आपको पता है ना न्यूरॉन किस तरह से दिखता है। अगर मैं न्यूरॉन को इन जनरल ड्रॉ करके देती हूँ, नॉट करेक्ट, आई डोंट नो वेदर इट वुड बी करेक्ट और नॉट। ये इन जनरल मैं डायग्राम आपके बेनिफिट के लिए बता रही हूँ। ये जो होती है, ठीक है, अब मैं बता देती हूँ ये क्या है। ये होता है सेल बॉडी। ये क्या होता है? ये होता है डेंड्राइट्स। ये होती है एक्सॉन की बॉडी और ये होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। और यहाँ एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे डेंड्राइट्स न्यूरॉन के कनेक्ट होते हैं एंड इस तरह से ये न्यूरोनल नेटवर्क होता है। आपको यही सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। आपके लिए है सेल बॉडी, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। नहीं, एक्सॉन टर्मिनल जो है वो एक्सॉन के बाद आएगा। ये चीज अगर आपको पता है सो आप आराम से पहुंच जाता है, क्योंकि सब में एक्सॉन टर्मिनल पहले दिया गया देन एक्सॉन दिया गया है, जबकि एक्सॉन टर्मिनल हमेशा एक्सॉन के बाद आता है। तो पूरा सीक्वेंस भी अगर नहीं पता होता तो आप बी जो करेक्ट आंसर है उस पर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, जिसमें बोला डेंड्राइट्स। यस, पहले डेंड्राइट्स आएगा, डेंड्राइट्स, देन ये हमारा डेंड्राइट्स, देन उसके बाद ये सेल बॉडी, देन आता है एक्सॉन एंड देन आता है एक्सॉन का टर्मिनल। Question number 206, which says that the apparatus commonly used to measure the volume of air exchanged during breath and respiratory rate is known as स्पिगोमैनोमीटर, स्पाइरोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एंड ग्लूकोमीटर। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी 2019 का क्वेश्चन पेपर का शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें आपको इसके बारे में पूछा था। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं, क्रिएटिन इन क्लियरेंस के बारे में पूछा था। क्रिएटिन इन क्लियरेंस ये किसके फंक्शन टेस्ट में यूज किया जाता है, किस में आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया वहां पे। वहां पे मैंने आपको लिवर फंक्शन में हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, एचजीओटी एचजीपीटी बताया था। एंड आपको मैंने शायद आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, मैंने ये भी बताया होगा कि लंग फंक्शन, वहां पे एक ऑप्शन था लंग फंक्शन टेस्ट करके भी, मैंने वहां पे बोला था स्पायरोमीटर यूज किया जाता है लंग फंक्शन टेस्ट में। वो वीडियो देखी होती तो स्पायरोमीटर आपको याद आ जाता था कि इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पायरोमीटर। स्पिगोमैनोमीटर तो हमारा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए होता है, पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन के लिए होता है, ग्लूकोमीटर ग्लूकोज चेक करने के लिए होता है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 207, which says that ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये 4 हार्मोन दिए गए एंड हार्मोन के नेम गोनाडोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन, लैक्टोट्रोप्स एंड कॉर्टिकोट्रोप्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है हमारा,
सोमैटोट्रॉप्स, सो P2 कहाँ आ रहा है, बी और डी में, सो ए और सी एलिमिनेटेड। एंड उसके बाद हमको कहा कौन सा क्वेश्चन देखना है, R1 है तो R ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज वेट, यस, Q4 या Q3। प्रोलैक्टिन इज फॉर S शुड बी 3, यस, इलेक्ट्रोड्रॉप्स। तो अगर S 3 हो जाता तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो P is 2, somatotrophs. Q is 4, that is melanocyte stimulating hormone is corticotrophs. R is 1, luteinizing hormone gonadotrophs, and prolactin के लिए it is lactotrophs. So prolactin के लिए, तो 207 का B आंसर, yes। then आता है 208, जिसमें आपको ECG कर्व है ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपके लिए ECG कर्व बना देती हूँ। इस तरह से होता है, ठीक है। ये जो T होता है वो P से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। P, Q, R, S और T, ठीक है। ये ECG कब होता है, इसमें आपको बोला गया है लेंथनिंग ऑफ PQ इंटरवल, ST सेगमेंट एलिवेशन, लेंथनिंग ऑफ QT इंटरवल और एनलार्ज्ड R वेव, और डिफरेंट डिजीज कंडीशन ये है, दैट इज एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इस्चेमिया, एनलार्ज वेंट्रिकल्स एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C, option C is the correct answer. A is 4. A is 4 in the sense lengthening of PQ interval जो है उसका जो आंसर है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो PQ इंटरवल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका लेंथन होना इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देन उसके बाद आता है ST सेगमेंट का एलिवेशन होना, इट इज B1, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये अगर चीज आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो इसे नोट डाउन करिए। लेंथनिंग ऑफ PQ इंटरवल पहले लिखिए एंड देन उसके आगे लिखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ST सेगमेंट का एलिवेशन हो गया, देन लेंथनिंग ऑफ QT इंटरवल हो गया, ठीक है। इस तरह से यू कैन गेट इट। सो A का 4 हो गया, B का 1 हो गया, C का 2 हो गया एंड D का 3 हो गया। Enlarged R waves is enlarged ventricle. Then C is 2, that is myocardial ischemia. ओके, सो लास्ट हमने 208 क्वेश्चन देखा था। लास्ट क्वेश्चन जो थे 208 देखा था, जिसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। माय पेंसिल गॉट ओवर, दैट इज बैटरी ओवर हो गई थी पेंसिल की, दैट्स व्हाई आई हैव टू री रिकॉर्ड दिस वीडियो, नॉट री रिकॉर्डिंग एज अ होल। यहाँ से मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ इस वीडियो का। सो 208 जो है उसका ऑप्शन सी करेक्ट था। ए में हमने देखा था कि फोर्थ इज करेक्ट, दैट इज PQ इंटरवल का लेंथनिंग की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। देन वी सॉ ST इंटरवल के लिए acute myocardial infarction, then lengthening of QT के लिए we got myocardial ischemia, and enlarged R wave के लिए we got enlarged ventricle, enlarged। Next is question number 209, जिसमें हमने देखा which of the following is secreted by parietal cells। दो टाइप के सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं। पैराइटल सेल्स क्या सीक्रेट करता है ये पूछा गया है। ऑप्शन इज इंट्रिंसिक फैक्टर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, इस इंट्रिंसिक फैक्टर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पैराइटल सेल सीक्रेट करता है। चीफ सेल क्या सीक्रेट करता है ये आप बताइए। एंड वी डन विद दिस, फर्स्ट इज इंट्रिंसिक फैक्टर, नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 210, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ऑप्शंस आर, it is known as colligative necrosis, its hallmark is conversion of normal cell into tombstones, it commonly affects heart, spleen, kidney, cellulization and liquefaction is observed। So first thing कि दो टाइप के नेक्रोसिस होते हैं, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है, ठीक है। और इन्हीं दोनों से रिलेटेड इनमें से स्टेटमेंट जो है वो कुछ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के लिए, कुछ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के लिए। सो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होता है, लेट मी टेल यू। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कब होता है, जब ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द सेल स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, सो सेल डेथ होता है। उसको कोएगुलेटिव मास अमाउंट में जो है सेल डेथ होने की वजह से उसको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कहा जाता है। उसके अलावा जो कॉलिकेटिव नेक्रोसिस, इसी को कहा जाता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं वो लिक्विड सेल मासेस में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं।
सो टिश्यूज आर कन्वर्टिंग इनटू, इसमें जो है कॉलिगेटिव नेक्रोसिस में टिश्यूज जो है लिक्विड सेल मासेस में कन्वर्ट होते हैं। इसको कहा जाता है कॉलिगेटिव या लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, कॉलिगेटिव या लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। बिकॉज ऑफ लिक्विड सेल मासेस में कन्वर्ट होने की वजह से इनको लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट है, आपको नॉट फॉल्स पूछा गया, यानी कि इनकरेक्ट या फॉल्स ऑप्शन को पूछा गया है। सो जो फर्स्ट वाला है वो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के बारे में कैरेक्टराइज्ड करता है, जबकि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इज नॉट नोन एज कॉलिगेटिव नेक्रोसिस। एंड देन ऑप्शन 1 जिसमें नहीं है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी एलिमिनेट एंड ऑप्शन डी एलिमिनेट, बिकॉज फर्स्ट इज अ फॉल्स आंसर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट होना ऑप्शन में जरूरी था। सो ए और बी में से हमको अभी डिटरमाइन करना है, जिसमें से बी कहता है फोर्थ, एंड यहाँ पे 2 एंड 3, पहले फोर्थ को चेक कर लेते हैं। सेल डाइजेशन एंड लिक्विफैक्शन इज ऑब्जर्व्ड। सो लिक्विफैक्शन अगेन लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में पाया जाता है, नॉट इन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। So option 4 eliminated, and that's why option B is the correct answer. Option first and the statement 1 and statement 4 is regarding liquefactive necrosis, and statement second and statement third is about coagulative necrosis. Got it? Then is question number 211. ट्रेपोनेमा पैलिडम इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ, सेम टू सेम, ये या तो आरआरबी 2019 के पेपर डिस्कशन में हमने पढ़ा है, या तो फिर एमपीएससी पेपर डिस्कशन में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नॉट रिगार्डिंग दिस, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया था। सो यही इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड था, इसलिए बोलती हूँ एटलीस्ट गो एंड वॉच सम अदर वीडियोज एज वेल of mine, which is you will find it in the videos section में, ठीक है। सो ट्रेपोनेमा पैलिडम ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसका है? हैंसन डिजीज, कैटस्कैच डिजीज, सिफिलिसिस या गोनोरिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिफिलिसिस। सिफिलिसिस कॉज होता है बिकॉज ऑफ ट्रेपोनेमा पैलिडम। एंड आपको बाकी का हैंसन डिजीज, कैटस्कैच डिजीज और गोनोरिया को सर्च करना है, आपके नोट्स में ऐड कर दो अगर आपके नोट्स में नहीं है तो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम कोई भी अदर एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 212. Question number 212 says that which of the following statement is or are true regarding pernicious anemia? Pernicious anemia से related कौन सा statement true है? So यहाँ पे true पूछा गया, so यहाँ पे incorrect, false, except, exceptions पूछे जाए तो ध्यान से उन statements को पढ़ो। So यहाँ पे true पूछा गया, मतलब कि pernicious anemia से related कौन से terms, कौन से statement true है? Gastric hypertrophy is observed. There is absence or deficiency of intrinsic factor. The disease has autoimmune phenomena and there is increased absorption of vitamin B12. ये जो पर्नीशियस एनीमिया है ना, एनीमिया से रिलेटेड इसमें एक चीज आपकी सॉल्व हो जाती है अगर आपको पता चलता है कि ये पर्नीशियस एनीमिया किससे किससे कॉज होता है, कौन से विटामिन से कॉज होता है। इसी तरह से मैंने एनीमिया का एक क्वेश्चन पूछा था एमपीएससी वाले वीडियो में, जिसमें मैंने बच्चों को पूछा था, वहां पे भी पर्नीशियस एनीमिया पूछा गया है। एमपीएससी वाले वीडियो में भी पर्नीशियस एनीमिया का एक क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पे मैंने बच्चों को पूछा था कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है। सो इसी तरह से कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स का आंसर दीजिए, वीडियोस देखिए, ताकि आपकी एज अ होल प्रिपरेशन, होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। नॉट अपने माइंडसेट को एक लिमिटेड मत रखिए कि इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम तो हम आरआरबी के पेपर नहीं देखेंगे, हम किसी और एसएससी फार्मासिस्ट के पेपर नहीं देखेंगे। इस तरह से होलिस्टिक माइंडसेट, लिमिटेड माइंडसेट से मत चलिए, क्योंकि ये लिमिटेड माइंडसेट आपको ही डुबा सकता है। सो एक होलिस्टिक माइंडसेट से बाकी को क्वेश्चंस भी देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बढ़ सके, वेरिएबिलिटी, डाइवर्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको पता चले क्या पूछा जा रहा है। आपका एक माइंड अगर होली उस चीज में इन्वॉल्व हो जाएगा ना, देन कोई भी पेपर आपके लिए टफ नहीं होगा, यू विल गेट दिस। सो इसलिए पर्नीशियस एनीमिया मैंने वो वाले पेपर में डिस्कस किया था। तो ये जो पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वो B12 की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। सो जो फोर्थ ऑप्शन है, देयर इज इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 इज इनकरेक्ट। दैट्स व्हाई जो फोर्थ से रिलेटेड टर्म्स हो गए दैट विल गेट आउट, जहाँ पे फोर्थ है वो इनकरेक्ट हो गए। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी गेट एलिमिनेटेड। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी में से हमको फाइंड आउट करना है। सो जो गेस्ट एज पर आंसर की उन्होंने ऑप्शन बी को करेक्ट माना है, लेकिन मेरे हिसाब से एज पर माई रिसर्च ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो प्रोविजनल आंसर की मे गेट रॉन्ग कि सेकंड एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, बी is incorrect, but as per answer key it is given correct, whereas option A is correct as per my knowledge, because gastric hypertrophy जो है वो ऑब्जर्व होती है पर्नीशियस एनीमिया में। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आंसर की दे आर सेइंग इट इज इनकरेक्ट, बट gastric hypertrophy is been seen, it is associated with pernicious anemia। क्या चीज होती है, what happens in pernicious anemia is, पहले तो क्या होता है, एब्सेंस और डेफिशिएंसी होती है इंट्रिंसिक फैक्टर में। व्हाई? एक तो ऑटो इम्यून अटैक होता है, पहले ऑटो इम्यून अटैक होता है। ऑटो इम्यून अटैक होता है किस पे?
पैराइटल सेल पे, ठीक है। पैराइटल सेल पे ऑटोइम्यून अटैक होने के बाद जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी आ जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी आने की वजह से विटामिन B12 को सफिशिएंटली अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। विटामिन B12 को सफिशिएंटली, वो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी है। तो विटामिन B12 को जब सफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू पर्नीशियस एनीमिया। एंड पैराइटल सेल पे अटैक करने की वजह से गैस्ट्रिक हाइपोट्रोफी, एनलार्जमेंट ऑफ द पैराइटल gastric stomach is seen, and that's why 1, 2 and 3 is the correct, and that's why option A is the correct answer in this case. And so yes, option A is the correct answer. 1, 2 and 3 is associated with pernicious anemia. Then is question number 213, which says that match the enzymes in which the substrate and product in column 2. ठीक है, enzymes को match करने बोला है, जहाँ पे एंजाइम्स दिए गए ना उनके सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट दोनों भी दिए गए, ठीक है। साइक्लोऑक्सीजनेस, लिपोऑक्सीजनेस, रेनिन एंड अल्डोस रिडक्टेस। सो सबस्ट्रेट इज अराचिडोनिक एसिड ल्यूकोट्राइन, ग्लूकोज सॉर्बिटॉल, अराचिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एंजियोटेंसिनोजन एंड एंजियोटेंसिन 1। सो इससे हमको ये तो पता है कि कॉक्स और लॉक्स, साइक्लोऑक्सीजनेस जो है एराचिडोनिक एसिड जो है इसका जो सबस्ट्रेट होता है, प्रोडक्ट बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन। लिपोऑक्सीजनेस का जो है, सो इट इज P3 एंड Q1। सो P3 Q1 वाला कौन सा ऑप्शन है? P3 और Q1 वाला ऑप्शन है C, बाकी नहीं है। सो इट एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड। P3 इज दिस। सो साइक्लोऑक्सीजनेस जो है वो एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है एराचिडोनिक एसिड, और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। सिमिलरली लिपोऑक्सीजनेस जो होता है उसमें क्या होता है, एराचिडोनिक एसिड जो है वो उसका सबस्ट्रेट है, एंड उसका जो हमको मिलता है दैट इज ल्यूकोट्राइन मिलता है एज अ प्रोडक्ट। उसी तरह से जो रेनिन है, रेनिन इज R4। एंजियोटेंसिनोजन जो है उसका सबस्ट्रेट है, एंड एंजियोटेंसिन 1 जो है वो मिलता है हमको एज अ प्रोडक्ट। एंड अल्डोस रिडक्टेस से सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज, अल्डोस रिडक्टेस से वो बनता है सॉर्बिटॉल। सो दिस इज हाउ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैज टू बी मैच्ड। Then the question number 214, which says that we have to see till 220 question. Okay, which of the following statement is or are true regarding extrinsic asthma? Extrinsic दो टाइप के अस्थमा होते हैं, extrinsic and intrinsic. So the statements are: it is known as allergic and atopic asthma. Serum IgE level are low. Skin test is negative and it usually develops later in adult life. पहली तो बात जो IgE मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, ये जब कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस एंटर होता है तो आईजी का लेवल कभी लो नहीं हो सकता। इम्यूनोग्लोबुलिन ऑलवेज काइंड ऑफ बॉडी का डिफेंस है, दे विल बी हाई इन नंबर। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 गोज इनकरेक्ट। जहाँ पे स्टेटमेंट 2 गया वहां पे कौन से स्टेटमेंट गए? 2 गया, ये गया, ठीक है। सो सी एलिमिनेटेड एंड डी एलिमिनेटेड। सो इसका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, बिकॉज 2 जो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। सो हमको अगर एक भी स्टेटमेंट पता चल गया तो हम लोग विदाउट रीडिंग एनी फर्दर स्टेटमेंट वी कैन गेट टू द आंसर। ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट, दैट इज इट इज नोन एज एलर्जिक या अटोपिक अस्थमा। सो एक्सट्रिंसिक अस्थमा को बोला जाता है एलर्जिक अस्थमा या अटोपिक अस्थमा, जो कि पोलन मतलब इम्यूनिटी जो है अननेसेसरीली हार्मलेस सब्सटेंस को भी हार्मफुल समझ के रिएक्ट करती है, इसलिए वो एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है। इसको एलर्जिक अटोपिक कहा जाता है। इंट्रिंसिक को नॉन एलर्जिक और नॉन अटोपिक अस्थमा कहा जाता है, ठीक है। इसमें सीरम आईजी लेवल जो होता है वो हाई होता है, स्किन टेस्ट पॉजिटिव होता है, वो डेवलप हो सकता है कोई भी लाइफ टाइम में, ठीक है। 2140 डन। 214 then is 215, which of the following disease is known as base dow disease? अगेन थायरॉइडिज्म से क्वेश्चन है। सिमिलरली एक क्वेश्चन जो थायराइड पे था माइक्सडीमा, जिसका आंसर था ये मैंने एमपीएससी या आरआरबी के वीडियो में कवर कर दिया था, ठीक है। उस टाइम पे वहां पे माइक्सडीमा आंसर था। तो थायराइड से रिलेटेड जो डिजीज डिसऑर्डर है ना, वहां पे मैंने कहा था कि कर लेना एक बार, आपको एक लिस्ट पता होनी चाहिए हाइपोथायरॉइडिज्म से कौन से डिजीज या डिसऑर्डर होते हैं। सो उसी हिसाब से हियर दे हैव आस्क्ड दैट बेस डाउ डिजीज किसको कहा जाता है। उसी तरह से आई हैव टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, पर्नीशियस एनीमिया। यस, इन दिस क्वेश्चन लेट मी नो पर्नीशियस एनीमिया को इस कमेंट करो एंड टेल मी पर्नीशियस एनीमिया को एक और नाम से बोला जाता है। कमेंट मी पर्नीशियस एनीमिया का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि हो सकता है कि पर्नीशियस एनीमिया को वो लोग दूसरे टाइप का एनीमिया बोल के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो पर्नीशियस एनीमिया इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? कमेंट मी, पर्नीशियस एनीमिया इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? सो बेस्ड आउट डिजीज जो है वो किसको कहा जाता है? ऑप्शन इज क्रेटिनिज्म, ग्रेव्स डिजीज, माइक्सटेमा एंड हशीमोटो
थायराइडिटिस। अगर आपको ये पता भी नहीं होता तो जस्ट आप एक कैटेगराइज कर लेते ना कौन सा हाइपरथायरॉयडिज्म कौन सा हाइपोथायरॉयडिज्म है, और आपको एक तुक्का मारना होता। तो एक बात तो है, ये हाइपो, ये हाइपो, ये हाइपो, हाइपो, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स के कमी की वजह से all this stuff happen, that is cretinism, eczema and Hashimoto's thyroiditis. So इतना तो आपको पता चल जाता है, ये तीनों जो है क्लासिफाइड होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, और ये अकेला जो है वो क्लासिफाई हो रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो हो सकता है कि ये अकेला आंसर हो सके, हो सकता है। अगर तुक्का मारना हो, अगर रिस्क लेना हो, तो आप इस तरह से रिस्क ले सकते हो। इसका करेक्ट आंसर जो था वो बी था, दैट इज ग्रेव्स डिजीज को कहा जाता है, बेस डाउस डिजीज, ठीक है। सो इस तरह से थोड़ा थिंकिंग लेवल हम, या आई नो इट इज काइंड ऑफ रिस्की, बट कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लेके ही आपको स्कोर आपका इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। 215 इज डन। देन आता है 216। Which of the following is not observed in renal failure stage of chronic renal failure? Chronic renal failure के स्टेज में क्या चीज ऑब्जर्व नहीं की जाती? ऑप्शन इज GFR is 5% of normal, tubular cell are non-functional, edema and metabolic acidosis. इसका जो करेक्ट आंसर प्रोविजनल आंसर की में दिया गया है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, कि GFR is 5% of normal is not correct regarding the renal failure stage of chronic renal failure. But after finding out, I am not sure for this question because edema, yes, it is not ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जर्व होता है, एडेमा ऑब्जर्व होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑब्जर्व होता है। ट्यूबुलर सेल आर नॉन फंक्शनल, ये जो चीज है इट इज एक्यूरेसी जो है इसकी कम है। सो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोविजनल आंसर की जो बोल रहा है वो बोल रहा है GFR इज 5% ऑफ नॉर्मल, ऑल्दो इट इज करेक्ट बट स्टिल it is not observed, ऐसा आंसर की के अकॉर्डिंग दे आर टेलिंग इट option A is the correct answer, and I am confused whether option A or B is correct because tubular cell non functional जो होते हैं, it is not correct because non functional, ये totally non functionality completely non functional के terms में पूछा जा रहा है कि नहीं, we cannot say it. So I am confused between A and B. जब मेन आंसर की आएगी, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट कि ए या बी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। सो अकॉर्डिंग टू एज पर आंसर की इट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड आई एम नॉट assuring you that A would be the correct answer because ये provisional answer की के अकॉर्डिंग मैंने आंसर आपको बता दिया है। Then आता question number 217 which says that type 1 diabetes mellitus is characterized by impaired insulin secretion, autoimmune destruction of, ये ऐसा कुछ दिया गया है, जबकि इसको बीटा सेल्स होना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, अब ये पता नहीं वो लोग एग्जामिनर क्या कंसिडर करेगा इसको, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड अमाइलोडोसिस, ठीक है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर आंसर की में बताया गया वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इन्होंने शायद इसको बीटा सेल कंसिडर किया है, एंड वी नो दैट जो टाइप 1 डायबिटीज मलिएटिस होता है वो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होता है बीटा सेल का। बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सिक्रीशन से रिलेटेड तो टाइप 2 में देखा गया है, टाइप 1 में नहीं देखा जाता। सो ये बात है कि इन्होंने ये गलती से ये मिसप्रिंट हुआ, ये क्या है आई डोंट नो। सो ये बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से टाइप 1 डायबिटीज मेलिटिस होता है, एंड उन्होंने बी आंसर को ही करेक्ट आंसर माना है। क्वेश्चन नंबर 218, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिओडिनल अल्सर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा गया है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसमें से, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड पेप्सिन, नाइट पेन इज कॉमन, एच पायरोली इन्फेक्शन एंड फूड पेन पैटर्न। सो इसमें अगेन कंफ्यूजन है। डिओडिनल अल्सर जो है इसमें जो ऑप्शन डी है उन्होंने करेक्ट माना है कि ये चीज जो है डिओडिनल अल्सर में नहीं होती। फूड पेन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व इन डिओडिनल अल्सर एज पर प्रोविजनल आंसर की, बट एज पर मैंने जब फाइंड आउट किया तो मुझे ये भी पता चला कि नाइट पेन जो ये कॉमन नहीं है। ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है। फूड पेन एक्चुअली एसोसिएट होता है फूड डिओडिनल अल्सर से एसोसिएटेड है फूड पेन पैटर्न, बट आंसर प्रोविजनल आंसर की में डी को ऑप्शन माना गया है। सो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट, नाइट पेन इज कॉमन, इट इज सीन इन गैस्ट्रिक अल्सर एंड नॉट इन डिओडिनल अल्सर, ठीक है। सो एक्सेप्शन पूछा है तो बी इज द करेक्ट आंसर। फूड पेन पैटर्न जो है ये भी डिओडिनल अल्सर में पाया जाता है। हाइपर सिक्रेशन होता है एसिड पेप्सिन का, यस ये कैरेक्टरिस्टिक है। एच पायरोली का इन्फेक्शन होता है, यस ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप जाके एक बार वापस से खुद से सर्च कीजिए कि डिओडिनल अल्सर में और गैस्ट्रिक अल्सर में क्या फर्क है, एंड whether B और D is correct, but as per me B should be the correct answer क्योंकि नाइट पेन जो है ये गैस्ट्रिक अल्सर में पाया जाता है, फूड पेन पैटर्न तो डिओडिनल अल्सर में पाया जाता है। सो डी कैसे करेक्ट आंसर हुआ आई डोंट नो, बिकॉज यार यहाँ एक्सेप्शन पूछा था कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है।
ठीक है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 219 विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेज वन बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी या एमपीएससी के मैंने वीडियो में बताया था कि तुम जाके तुरंत ही देखो कि फेज वन बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कौन सी होती है, फेज टू कौन सी होती है, क्योंकि पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है एंड सी पूछा गया है। सो फेज वन में कौन सी होती है, फेज टू में यहाँ पे पूछा गया नॉट इज फेज वन, तो यहाँ से फेज वन देख लो एंड फेज टू अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन आर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस या एसिटिलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये जो है वो फेज टू रिएक्शन होती है। एसिटाइलेशन हो गया, मिथाइलेशन होता है, ग्लूकोरोनाइडेशन होता है, सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है। मिथाइलेशन प्लस ग्लूकोरोनाइडेशन प्लस सल्फेट कॉन्जुगेट, ये सब सारी चीजें जो होती है वो फेज टू बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस एंड रिडक्शन ये तीनों भी फेज वन बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है। ठीक है, एंड आपको नॉट पूछा था इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है विच सेज दैट, मैच द कॉलम का लास्ट क्वेश्चन है। ड्रग दिया गया और उसके एडवर्स इफेक्ट दिए गए, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड मिनॉक्सिडिल, एंड द एडवर्स इफेक्ट इज ओटोटॉक्सिक, हिरसुटिज्म, देन फोटोटॉक्सिक एंड ग्रे बेबी सिंड्रोम। सबको पता है फार्मा पीपल को क्लोराम्फेनिकोल से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, तो हमको क्यू का 4 मिल जाता है, क्यू का 4 मिल जाता है। और ऐसे दो ही ऑप्शन है जिसमें क्यू का 4 दिया, सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी गॉट एलिमिनेटेड एंड ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। तो क्यू इज 4, तो हम लोग इसमें आर, क्यू इज 4, R1 है, स्ट्रेप्टोमाइसिन से ऑटोटॉक्सिसिटी होती है। एंड देन आपको पता से करना है कि टेट्रासाइक्लिन से क्या होता है। हमको पता है टेट्रासाइक्लिन इज फोटोटॉक्सिक एंड मिनॉक्सिडिल से हिर्सुटिज्म होता है, मतलब एक्सेस ऑफ हेयर ग्रोथ ऑन द फेशियल हेयर ग्रोथ ज्यादा होता है, हिर्सुटिज्म। ये एक मिनॉक्सिडिल का साइड इफेक्ट है। एंड यही साइड इफेक्ट को इफेक्ट बनाने के लिए मिनॉक्सिडिल के हेयर क्रीम्स भी आते हैं, हेयर स्प्रे आते हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ हो सके। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, टेट्रासाइक्लिन फोटोटॉक्सिक, क्लोराम्फेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ओटोटॉक्सिक है, और मिनॉक्सिडिल जो है हिर्सुटिज्म है। अभी मुझे लास्ट का ये क्वेश्चन पूछिए, मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट मी। और ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर आपने आरआरबी और एमपीएससी की वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन नहीं देखी तो आप मुझे बताओ, रे सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से होता है? कौन से ड्रग का एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो रे सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से होता है? विच ड्रग कॉज रे सिंड्रोम? ये मुझे आप कमेंट करके बताओ अभी। ठीक है, सो आई थिंक मैंने 4 to 5 क्वेश्चन पूछे होंगे ये पर्टिकुलर वीडियो में। जाके सबके आंसर दीजिए, आप कमेंट में जाके 1 by 1 सारे आंसर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसने किसने कितने आंसर दिए हैं। एंड यस, हियर वी फिनिश टोटल 50 क्वेश्चन, जिसमें हमने 10 नॉन फार्मा देख लिए, 40 फार्मा देख लिए। ये था पार्ट 3। पार्ट 4, 5, 6 आएगा जिसमें हम टोटल 300 क्वेश्चन को पूरा ही फिनिश कर देंगे। 50-50 क्वेश्चन के पार्ट में आ रहा है। नेक्स्ट भी वीडियो देखेंगे, आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ चीज चाहिए होगी तो आपका जीडीसी क्लासेस ऐप, आपका रियली फ्रेंडली ऐप जो है वो ऑलवेज अवेलेबल है आपके हेल्प के लिए। चाहे फिर वो आपका कोई कोर्स हो, कोई भी बुक्स हो, आपको जो भी चीज चाहिए जाके स्कैन कीजिए। या तो आप पहले इसको स्कैन कर लीजिए तो आप डायरेक्टली वो लिंक पे पहुंच जाओगे, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको जीडीसी क्लासेस का लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। देन उसके अलावा ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, iOS में माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे जाके ORG कोड आपको मांगेगा, वहाँ पे आपको GDC क्लास डालना है। ये ORG कोड है, ये डालने के बाद आपको माई इंस्टीट्यूट से ऐप एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, हमारे फीचर्स आपको आपके सामने ही है, जो जो फीचर्स अवेलेबल है, प्लीज इस फीचर्स का फायदा उठाइए और आपकी प्रिपरेशन को और भी एनहांस कीजिए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का ये पेपर। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, टोटल 300 क्वेश्चन है। हम आगे के आने वाले क्वेश्चन 150 क्वेश्चन बचे हुए, वो आगे के आने वाले 3 वीडियोस में कवर हो जाएंगे। Stay tuned to GDC classes. कोई भी doubts हो, you can comment me. I will clarify those doubt in next video. And stay tuned to GDC classes. We'll meet you for the next video. Thank you so much.